नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागतम, स्वागतम, शुभ स्वागतम। आनंद मंगल मंगलम, नित प्रियम भारत भारतम। स्वागतम, स्वागतम, शुभ स्वागतम। नित्य निरंतरता नवता, मानवता समता ममता, सारथी साथ मनोरथ का, जो अनिवार्य नहीं थमता। संकल्प अभिजित अभिमतम, आनंद मंगल मंगलम, नित प्रियम भारत भारतम। स्वागतम, स्वागतम, शुभ स्वागतम। वैदिक रीति और नीति के इस वर्चुअल संगोष्ठी परिचर्चा का शुभारंभ कर रहा हूं। अतिथियों के स्वागत के लिए के बाद वे अतिथि जो अभी कैमरे के सामने आपके आने वाले हैं और वे सब जो आप सब जुड़ चुके हैं हमसे, उन सभी का स्वागत करते हुए, अतिथियों के स्वागत के बाद उस मिट्टी का नमन करते हुए जिसे भारतवर्ष कहा जाता है, ज्ञान यज्ञ संवाद यज्ञ का शुभारंभ इन पंक्तियों के साथ कि जम्बू द्वीप। हमारी ये वैदिक संस्कृति रही है कि हम जब यज्ञ का शुभारंभ करते हैं तो इन शब्दों के साथ, इन पंक्तियों के साथ, इन वैदिक यंत्रों और मंत्रों के साथ में शुरू करते हैं कि जम्बू द्वीप भरत खंडे आर्यवर्त भारतवर्ष, राम सीता राधा कृष्ण प्रगटे जिस भूमि पर, ऐसी शतकोटि मरुभूमि को नमन, मातृभूमि को नमन, मातृभूमि को। देव स्तुति के लिए आगे बढ़ते हैं। वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। देव स्तुति के बाद में गुरु स्तुति, क्योंकि आज हमारे बीच में एक ऐसे ही गुरुवत व्यक्तित्व हमारे बीच में मौजूद होंगे, प्रोफेसर संजीव भानावत जी। उनको ये दोहा प्रस्तुत कर रहा हूं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और इस संगोष्ठी का शुभारंभ दीप स्तुति के साथ में कर रहा हूं। बेशक से हम बहुत दूर हों, लेकिन मन कहीं ना कहीं दीप के तौर पर, आत्मा के तौर पर जुड़ा हुआ है, भावों के तौर पर जुड़ा हुआ है। तो कहता हूं कि दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन है, दीप हरतु में पापम, दीप ज्योति नमस्तुते। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर नीरज करण सिंह मेरठ की पौराणिक क्रांति धरा से पुनः आप सभी पैनलिस्ट का, इस जो कैमरे के सामने होंगे और कैमरे के पीछे होंगे, तमाम बंधु भगिनियों का बहुत बहुत स्वागत और सत्कार करता हूं। दोस्तों, कोविड-19 के इस दौर में ऑनलाइन शिक्षा, भविष्य, चुनौतियां और अवसर, इस विषय पर हम वाद विमर्श, वाद संवाद, विमर्श, परामर्श, चर्चा, परिचर्चा, प्रेषण, संप्रेषण, विषय उत्थान और देश का, समाज का पुनरुत्थान की राह प्रशस्त करने की कोशिश करेंगे। और इस पुनरुत्थान विमर्श में हमारे साथ वर्चुअली मौजूद हैं रणबांकुरों, रजवाड़ों, वीरों, योद्धाओं की भूमि राजस्थान से हमारे बीच प्रख्यात शिक्षाविद, लेखक, नाटककार, अभिनेता, दर्जनों पुस्तकों के लेखक, संपादक, जनसंपर्क के प्रख्यात विद्वान, 23 साल से लगातार प्रकाशित स्वर्णिम शोध पत्रिका, मैं दोबारा बोल रहा हूं, 23 साल से लगातार प्रकाशित स्वर्णिम शोध पत्रिका कम्युनिकेशन टुडे के संपादक एवं राजस्थान विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर संजीव जी भानावत, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद, नमस्कार। साथियों, अगले पैनलिस्ट से आपका परिचय करा रहा हूं। दिल्ली की राजकाज की धरती से हमारे बीच मौजूद हैं सांस्कृतिक चिंतक, राष्ट्रीय विचारक, लेखक एवं पत्रकार, ओज के वक्ता, सहज व्यक्तित्व के धनी, उत्थान के पुनरुत्थान न्यास के संस्थापक, अध्येता तथा गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के मैरी कॉलेज के पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष, मेरे बड़े भाई प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत स्वागत। अगले पैनलिस्ट से आपका रूबरू करा रहा हूं, आपका परिचय करा रहा हूं। लोह पुरुष सरदार पटेल की अखंड भारत नींव रखने वाली माटी गुजरात की पवित्र भूमि से हमारे बीच शिक्षाविद, लेखक और सम्मानित पत्रकार, मेरे परम मित्र, औरो विश्वविद्यालय सूरत के पत्रकारिता विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर श्री त्रिशु शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत सत्कार। दोस्तों, अगले पैनलिस्ट से आपका परिचय करा रहा हूं। त्रेता युग में आपने मैराष्ट्र सुना होगा, द्वापर युग में आपने परीक्षित गढ़ सुना होगा और कलयुग में आपने क्रांति धरा के नाम से विख्यात दद्दा धन सिंह कोतवाल की भूमि को आपने जरूर सुना होगा। हमारे बीच में क्रांति धरा मेरठ से मौजूद हैं स्कॉलर, प्रख्यात शिक्षक, जहां तक मैं जान पाता हूं आप एक सजग लेखक, एक कवित्री, और जितना मैं आप लोगों को, आपको विशेष तौर पर जान सका हूं,
एक सजग मां, मैं और मेरे अल्फाज नाम से मुस्तक लिखने वाली शायरा, स्त्री शक्ति स्वरूप, सशक्त महिला का सहज उदाहरण, एसएमपीजी कॉलेज मेरठ की सहायक प्राध्यापक डॉक्टर उषा साहनी और अंजलि जी हमारे बीच में मौजूद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और नमस्ते बिहार सभी के, को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिहार के सिवान की भूमि से मेरे अनुज लेखक, विद्वान, सहज हृदय, भातृ स्नेह के प्रतिरूप, स्कॉलर और पुनरुत्थान न्यास के महासचिव भाई राकेश सिवान जी मेरे बीच में मौजूद। आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं नीरज कर्ण सिंह, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग का अध्यक्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, इससे पहले कि इस विषय पर विमर्श हो, परामर्श हो, चर्चा हो, परिचर्चा हो, आखिर सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि पुनरुत्थान के विजन और मिशन क्या है। इस तमाम को जानने के बाद में हम विषय पर परामर्श और इस पर संप्रेषण करना शुरू करेंगे, संवाद की संस्थापना करना शुभारंभ करेंगे। मैं भाई राकेश जी से निवेदन करता हूं कि वो पुनरुत्थान ट्रस्ट के विजन, मिशन, उद्देश्यों और किए हुए कार्यकलापों से हम सबको रूबरू कराएं। भाई राकेश जी। नीरज सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अपने सभी गुरुजनों को नमस्कार। और उसके बाद से मैं अपने बात को शुरू करता हूं। मैं राकेश कुमार, पुनरुत्थान का मुख्य सचिव। पुनरुत्थान ट्रस्ट यानी एनजीओ की स्थापना 6 मई 2012-13 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा की व्यवस्था करना। पुनरुत्थान का जो लक्ष्य है, स्वास्थ्य देखभाल, बाजार आधारित केंद्रीय आजीविका के लिए कार्यक्रम कर वंचित वर्गों, बच्चों, युवाओं एवं महिलाओं को सशक्त बनाना है। साथ ही सुशासन को बढ़ावा देना, समाज को विभिन्न सामाजिक विकास के कार्यक्रम से जोड़ना, विशेषाधिकार प्राप्त बच्चों, युवाओं और नागरिकों को और संवेदनशील बनाना। पुनरुत्थान का मानना है कि जब तक नागरिक समाज के सदस्य विकास की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल नहीं होंगे, तब तक कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसके लिए पुनरुत्थान विभिन्न तरह के कार्यक्रम करता रहता है। पुनरुत्थान महिलाओं, अनाथों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, भाई बहनों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा, पर्यावरण एवं मानव अधिकारों के लिए कार्य करता है, ताकि समाज वैसी शिक्षा, टिकाऊ पर्यावरण और सभी के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित कर संपूर्ण न्याय की व्यवस्था की जा सके। साथ ही पुनरुत्थान एनजीओ ने पिछले कई वर्षों में बहुत तरह के कार्यक्रम करके रोजगार की व्यवस्था कराई है। पुनरुत्थान एनजीओ ने आईआईएमसी के साथ मिलकर एजुकेशन के लिए लगातार कार्य करता रहा है। दिव्यांग भाई बहनों के लिए प्रोफेशनल शिक्षा और स्किल आधारित शिक्षा पर अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ मिलकर के एक बहुमुखी वर्कशॉप का आयोजन किया था। इसके साथ ही पुनरुत्थान एनजीओ ने एक 32 लोगों के साथ मिलकर के एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें से 28 लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो चुका है। आज इस संस्था से लगभग 5000 से ज्यादा सदस्य जुड़े हुए हैं और ये संस्था लगातार बहुत तरह के कार्यक्रम करती रहती है। पिछले साल हमने एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का भी आयोजन किया था सिंधी समाज के साथ मिलकर के। आज इस संस्था के जो गार्जियन है वो प्रोफेसर केजी सुरेश हैं और हमारे बीच मौजूद प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप कुमार इस संस्था के चेयरमैन हैं और नीरज करण सर इस संस्था के वाइस प्रेसिडेंट हैं। टीसू शर्मा सर इस संस्था के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और साथ ही हमारे संजीव बनाव सर का आशीर्वाद हमेशा इसी तरह से मिलता रहता है। मैं आशा करता हूं कि इन्हीं सभी गुरुजनों का आशीर्वाद और स्नेह लगातार बनता रहेगा, ताकि हम समाज की सेवा इसी तरह से करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपका हृदय से धन्यवाद पुनरुत्थान के तमाम क्रियाकलापों, उनके उद्देश्य और मिशन से हम सबको जोड़ने के लिए। साथियों, विषय बड़ा संवेदनशील है और भारतवर्ष जैसे महर्षियों, संतों, महंतों, मनीषियों, मुनियों, योगियों, सन्यासियों, साधुओं की सजग त्याग, तपस्या और बलिदान के संस्कारित भूमि रही है। ज्ञान की और ज्ञान प्रदान करने वाले विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों की शिक्षा की राह क्या होगी इस सिचुएशन के बाद में, इस लॉकडाउन के बाद में, उस पर विमर्श करने जा रहे हैं। और सवाल बड़े जायज हैं। क्या ऑनलाइन शिक्षा तमाम शिक्षकों का विकल्प है? पहला सवाल मैं आप सभी के सामने रखना चाहूंगा। कैसे शिक्षा में संस्कार रोपित होंगे? कैसे शिक्षा में पाश्चात्य साम्राज्यवाद को रोका जा सकता है? शिक्षक की भूमिका इसके बाद में क्या होगी? शिक्षकों से संस्कारों एवं संस्कृति में हो रहे मिलावट को कैसे रोका जा सकता है? क्या अंग्रेजी सीखना ही शिक्षक होना है? क्या शिक्षा सिर्फ अंग्रेजी ही कही जाएगी या इसके अलावा भारतीय भाषाओं में भी शिक्षा का संप्रेषण और
उसका प्रादुर्भाव हो? क्या ऑनलाइन शिक्षा ही अब भविष्य होगा? इन तमाम सवालों के साथ में और इन चिंताओं के बीच में मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में डॉक्टर उषा साहनी जी को कि वो हमारे इस विषय पर अपने ज्ञान से हम सबको पोषित करें। डॉक्टर उषा जी। सभी को नमस्कार। ये बहुत ही कंटेम्प्रेरी टॉपिक है और हमें इस बात को समझने की बेहद आवश्यकता है कि शिक्षक जो है वो पहले भी इस देश का भविष्य का निर्माता था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। इस सत्य से हम कभी भी अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक इस समय की बात है, सभी ने कहा डॉक्टर्स, आर्मी प्रोफेशनल्स, वेंडर्स, ये सभी लोग जो हैं वे सम्मान के पात्र हैं। हृदय से सम्मान करती हूँ और इस बात में पूरी तरह सत्यता मानती हूँ। किंतु क्या आज की इस कठिन घड़ी में शिक्षक एक ऐसा प्रतीक नहीं बन गया है जो दिन रात हर वक्त काम में लगा हुआ है? पहले जो सिचुएशन थी वो ये थी कि शिक्षक from morning 6 till 2 or 10 to 4 in the colleges, the teacher was working. But nowadays the scenario has totally changed. Now the teacher is supposed to work for 24 hours because it's not only the practical physical class that the teacher is supposed to take, but also one has to go for the virtual platform. Virtual platform पे जाना और physical एक class में खड़े होकर के interactive mode में students को अपनी बात समझाना, दोनों में बहुत फर्क है। तो हमारे सामने वाकई में बहुत सारे चैलेंजेस आ चुके हैं और मेरा कहना ये है कि कोई भी चैलेंज सॉल्यूशन के बगैर नहीं होता है। सो हियर वी आर अगेन, द टीचर्स आर देयर टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस। And what are the solutions? We need to really prepare ourselves in a way so that we can become more presentable and more perfect to deliver our lectures through this virtual platform. उसके अलावा और फ्रंट्स पर हम फाइट कर रहे हैं, सैलरीज को लेकर फाइट कर रहे हैं, टाइम शेड्यूल को लेकर के फाइट कर रहे हैं। वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स एट होम एज वेल टू टेक केयर। पहले का काम जितना था उससे डबल हो चुका है बिकॉज यू हैव टू क्लीन एवरीथिंग लॉट मेनी टाइम्स। पहले भी क्लीन करते थे। सो द टाइम मैटर हैज ऑलरेडी इन taken a shape where we have to invest too much of time. But then again, solution is there, how we are going to do the time management in a proper way. Apart from that, whatever we are providing, earlier the students were getting everything in particular room, but now we are lucky enough that we can prepare some of the nice data and the students can have n number of teachers in front of them and they can go for the best one that they feel. And the student can also be, the student is also at a kind of relaxing position where that student is getting an opportunity that sitting in the comfort zone, he or she can watch the interesting teacher. Every teacher is an interesting one, but the thing is that हो सकता है कि आपके लिए कोई लगे कि हाँ ये व्यक्ति मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर रहा है और मैं इसी की बात सुनना चाहती हूँ या चाहता हूँ। सो इस तरह से हमारे पास जो चैलेंजेस हैं और उसके साथ साथ हमारे पास सॉल्यूशंस भी हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसके बाद सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है और इसी के बाद हमारे को ऐसा लग रहा है कि नहीं, वी आर नॉट परफॉर्मिंग गुड, वी कांट डू दैट। नो, पीपल आर इनटू ट्रबल्स बिकॉज दे नो दैट दिस टेक्निकल स्टफ हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। एक इस वेबिनार को कंडक्ट करने के लिए भी बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट हुआ है। कैसे आप शेयर कर रहे हैं, कैसे आप लोगों को बता रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी का कैसे सपोर्ट ले रहे हैं। इट इज नॉट ईजी फॉर एवरी टीचर टू डू दैट। वी आर नॉट ट्रेन्ड इन दैट वे. So we need to have this training first. That means we are going to work much more harder than what we were earlier doing. इसी context को लेकर के आगे मुझे समझ में आता है कि solution is this, that we need to prepare workshops for our own self. Just imagine, मतलब हम टीचर मान रहे हैं कि हम किसी और को पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ हमें खुद को पहले पढ़ना है दो तरीके से, अपना कंटेंट डेवलप करने के साथ साथ ट्रेनिंग फॉर दैट matter ki how we have to develop that content so that it should be exactly same way impressionable the way it was in the four walls. आप जब क्लासरूम के अंदर बैठे हुए तब जैसा आपको लग रहा है वैसा ही आप वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे भी कर सकें, क्योंकि अगर आप 2 मिनट के लिए भी impressive नहीं है, स्टूडेंट विल रन अवे, they will switch off their mobiles and they will say, oh, I don't want to listen to it. और हो सकता है कि आप क्लासरूम में बहुत बढ़िया टीचर प्रूफ हो रहे हैं और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आप उतना बढ़िया नहीं कर पा रहे हैं. This needs a training.
and even I am also okay with that. I want to learn it because पहले जो personality development था वो अलग तरीके से था, और आज के ट्रेंड में जो personality development होगा वो दूसरे तरीके से होगा, inclusive of the teachers, not only the students. सब कुछ सारी चीजें चेंज हो रही हैं और ये होनी ही है. हम इससे कभी भी स्टेप बैक नहीं कर सकते. वी कांट से दैट नहीं 4 दिन के बाद लॉकडाउन खुल जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी परफेक्टली फाइन. नो, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. एंड टाइम शेड्यूल, जो टाइम मैनेजमेंट है वो तो अनडाउटेडली बढ़ता चला जा रहा है, एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस. हाउ वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स एज वेल एज द प्रोफेशनल फ्रंट, उसमें हमें बढ़िया करना ही है, बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज देयर ऑन द स्क्रीन. यू कैन नॉट स्टेप बैक, यू कैन नॉट really go beyond your actual performance rates, because now you will be rated every moment. आप जैसे ही स्क्रीन पर आएंगे आपका रेटिंग स्टार्ट हो जाएगा. सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस. इसी चीज को समझ में जिस तरह से मुझे आया, मुझे ऐसा लगा, पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी द्रोणाचार्य का और एकलव्य का. कभी Eklavya was the one who was, who searched a very good teacher for himself. कहीं से उन्होंने अपना देखा, उन्होंने समझा और उनको अपना गुरु बना लिया. और गुरु दक्षिणा के तौर पर द्रोणाचार्य जी ने, because of some circumstances, he asked for his thumb. But now the situation is that the student is at liberty. They have a lot of Dronacharyas, जिनके बगैर आप टीचर को कभी भी आप सब्स्टिट्यूट हटा नहीं सकते. यू कैन नॉट से दैट नो टीचर इज नॉट रिक्वायर्ड, एवरीथिंग इज दैट यू आर गेटिंग एवरीथिंग ऑन मोबाइल, if on that virtual platform. If it is so, even then the student is at liberty, which Dronacharya he or she is actually going to join with, and the best he can. So we can once again we can have this optimism with us that better Eklavyas are going to pop up, and much more better and variety in Dronacharyas are also available. For this particular moment, I would keep my content till here only, because I know that other panelists are also there with us. So I wish to go back to Dr. Karan Singh to moderate the next speaker. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी. आपने बहुत सुंदर बात की कि किसी योद्धा से कम एक शिक्षक भी नहीं है, किसी योद्धा से कम एक अध्यापक भी नहीं है. क्योंकि मैं मानता हूं कि शिक्षक कौन है? एक सिपाही जो है वो देश की रक्षा करता है, एक डॉक्टर स्वास्थ्य की रक्षा करता है, लेकिन एक शिक्षक संस्कारों की रक्षा करते हैं. दोस्तों, संस्कारों, शिक्षाओं की, चरित्र की रक्षा एक शिक्षक करता है. तो शिक्षक भी योद्धा है. इस वक्त आप सभी जो भी शिक्षक इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हम सबको सुन रहे हैं, इस वर्चुअल मीटिंग में हमारे साथ में मौजूद हैं, वे सभी शिक्षक कोरोना योद्धा हैं. क्योंकि घर पर बैठकर शिक्षा किस तरह से वहां तक इंपार्ट करनी है, विद्यार्थियों तक पहुंचानी है, और सभी काम करने हैं, सिलेबस भी पूरा करना है, तो एग्जाम की भी तैयारी करनी है. ये तमाम कार्य एक शिक्षक भी कर रहा है. चरित्र का निर्माण कर रहा है, संस्कार रोपित करने की कोशिश कर रहा है, ज्ञान का संप्रेषण कर रहा है. तो कहीं ना कहीं एक शिक्षक भी, बहुत सुंदर आप बात कही आपने, और एक अलग परसेप्शन आपने देने की कोशिश की. गुजरात की धरती से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं त्रिशु जी को कि वो मंच पर आए, वो स्टेज पर आए. अब ये स्टेज हमारा, ये एक स्क्रीन ही है, फेसबुक ये प्लेटफॉर्म हमारा स्टेज, और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं आज इस विषय पर हम सबको लाभान्वित करें. डॉक्टर त्रिशु जी. धन्यवाद नीरज जी. My sincere regards to Professor Sanjeev Bhanawat, Professor Dr. Dilip Kumar, and my other fellow colleagues, those who provided me this opportunity to take active part in this online webinar. नीरज जी की बात को ही आगे बढ़ाता हुआ कहूंगा कि शिक्षक ही ऐसा है जो सामाजिक उत्थान और पुनरुत्थान का कार्य करता है. अब बिल्कुल शिक्षक एक योद्धा की तरह आज कार्य कर रहा है. बट आज जो आपका हमारे इस वेबिनार का जो थीम है ऑनलाइन एजुकेशन, it is a very good theme and it is a very debatable and discussable topic these days, because every teacher and student, they must have to adapt technology. Of course, there are technological differences, there are digital divides these days also, but every teacher is feeling equipped with the latest technological trends. They are adapting it, and along with it, students are also adapting it. What kind of challenge we are facing? The challenge what I personally face is the far most challenge is discipline. Discipline at online class is the biggest challenge. Technological trends, and there are a lot of complaints and issues also that students are posting various things while having their online lectures and all. It is a big challenge these days, and of course it can be handled only through teachers, only by giving the moral and ethical and value-based teaching only. So
challenges are very high, and their profits and benefits are also very high. We can also be aware about Swam portals and Swam Prabha, in which through MOOCs, the government of India started long back this online, massive online open courseware softwares, in which more than 1 crore students have get registered and getting beneficials from various courses across it. Swam Prabha, where a lot of television channels through DTH platform are providing free education, free to air channels are providing education on multiple topics and at multiple languages, not only in English and Hindi, but they are also serving in regional languages also. यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि कोरोना के दौरान जिस तरीके से ये बात हुई थी कि एक अचानक देश एक लॉकडाउन में चला गया, सारे स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस बंद कर दी गई, तो चैलेंज ये था कि अब छात्र छात्राओं को पढ़ाया कैसे जाए। तो ये एक सबसे बड़ा पहला एक्सपेरिमेंट इंडिया में था, जिसमें हर शिक्षक ने अपने आप को स्वयं ट्रेन किया, अपने आप को स्वयं ट्रेन किया कि मैं कैसे नए टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स, हाउ आई कैन लर्न टू डिलीवर ऑनलाइन कंटेंट। तो हर टीचर ने अपने आप को समझा, अपने आप को सिखाया, अपने आप से सीखा और दूसरों को भी सिखाया कि किस तरीके से इस ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से मैं अपना पढ़ाई, मैं अपना कोर्स स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकता हूँ। सबका गोल एक ही था, टू ट्रेन स्टूडेंट्स, टू टीच स्टूडेंट्स, टू इक्विप स्टूडेंट्स एंड टू इम्पार्ट स्किल्स विद इन स्टूडेंट्स। इसके लिए वर्चुअल लैब्स का बहुत अधिक यूज किया गया। इंडिया में बहुत से प्लेटफॉर्म्स यूज किए गए। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में एट प्रेजेंट 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स रजिस्टर हो चुके हैं, और यहाँ पर खुशी की बात यह है कि उस 50 लाख में से 30 लाख से अधिक छात्र एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, एक्टिव हैं, जो डेली नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी से कोर्स कंटेंट, ई बुक्स और ई माध्यमों से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लर्निंग ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पर एक गौर करने वाली बात ये है कि भारत में अभी डिजिटल डिवाइड है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये ऑनलाइन शिक्षा 100% छात्रों तक पहुंच जाएगी, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। भारत सरकार निरंतर प्रयासरत है कि किस तरीके से बैंडविड्थ बढ़ाया जाए। हर किसी के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल के थ्रू किस तरीके से हम ऑनलाइन शिक्षा को प्रचारित और प्रसारित कर सकते हैं, इसके लिए हर शिक्षक अपने आप को निपुण बना चुका है और अपने छात्रों से किसी न किसी माध्यम से जुड़ा हुआ है। हम अगर बात करें किस तरीके से इस ऑनलाइन शिक्षा को हम दे सकते हैं, तो सिंक्रोन्स और असिंक्रोन्स, जिसमें सिंक्रोन्स टेक्नोलॉजिकल वे में हम 1 to 1 वे कर सकते हैं, जिसमें हम छात्र छात्रों से डायरेक्ट संवाद कर सकते हैं, जैसे क्लासरूम में करते हैं, जैसे हम एक वेब कॉन्फ्रेंस करते हैं। और असिंक्रोन्स में हम थ्रू वेब पोर्टल्स, वेब ट्यूटोरियल्स और ई बुक्स के थ्रू करते हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि स्टूडेंट्स जो है वो असिंक्रोन्स माध्यम को ज्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि उसमें उनको एक हेजिटेशन होता है कि मैं क्लास में ना आऊं, फेस टू फेस ना आऊं। जैसे मैं आपको गुजरात की यूनिवर्सिटी का एग्जांपल देना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स ऑडियो मोड पे आते हैं, वीडियो मोड पे नहीं आते कि सर आज मैं तैयार नहीं हूँ, या फिर मेरे मेरे घर की जहां मैं वीडियो लेता हूँ बैकग्राउंड साफ नहीं है, सफाई नहीं है। इससे क्या हुआ कि जो बच्चे रेगुलर आते हैं वो अपने आसपास की जगह, अपने घर, स्वयं अपने आप को स्वच्छता और साफ सफाई की ओर भी ध्यान गया और खुद अपना काम करने पर अग्रसर हुए। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो ऑनलाइन माध्यम के कारण ही आई है। यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि डिसिप्लिन के साथ साथ मैंने आपको बताया कि डिजिटल डिवाइड है, वो है, और उस पर हम सबको काबू करना ही करना है कि हम किस तरीके से अधिक माध्यमों और संसाधनों के थ्रू ऑनलाइन शिक्षा अपने छात्र छात्राओं तक पहुंचा सकते हैं। वर्चुअल लैब के साथ एक ई यंत्र भी एक टेक्नोलॉजी की है, जिसको आजकल रोबोटिक्स एजुकेशन को सीखने के लिए स्पेशली इंजीनियरिंग संस्थान इसको प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स में रोबोटिक्स एजुकेशन सीखने में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने में लोग, स्टूडेंट्स कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है। हर संस्थान टेक्नोलॉजिकल रिसेंटली ट्रेंड्स सिखाने के लिए भी ऑनलाइन शिक्षा का भरपूर प्रयोग कर रहा है। बट हाँ, जैसे वर्चुअल लैब एक माध्यम है, वर्चुअल लैब से कभी-कभी सब कुछ सिखाने में प्रॉब्लम आ जाती है। अगर हम मीडिया की बात करें तो कैमरा एंगल्स, मूवमेंट्स, टिल्ट्स, ये सब सिखाने में कभी-कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि गाँव में कनेक्टिविटी, गाँव में इलेक्ट्रिसिटी, मेरे पास मोबाइल है, नेटवर्क है, लेकिन मेरा मोबाइल चार्ज नहीं हो पाया। तो ये कुछ चुनौतियां हैं जिसको हम धीरे-धीरे पालेंगे। पोस्ट कोरोना वर्ल्ड is definitely going to have online education more, especially at least for next 3 to 6 months. So every teacher is going to equip them towards this digital technology, this e-learning, this online platform. And I hope all world, not only India, all world has shown that thing कि
डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल क्रांति, डिजिटल एजुकेशन के थ्रू दी जा सकती है। यहाँ पर संक्षेप में मैं ये कहना चाहूंगा कि लेकिन ये ऑनलाइन शिक्षा जो है वो हमारी परंपरागत शिक्षा का एक रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से हम 1-to-1 इंटरेक्शन क्लास में करते हैं, मेंटली, साइकोलॉजिकली, सोशली इंटरेक्शंस जो करते हैं, ये एक लिमिटेशन है ऑनलाइन एजुकेशन की, जिसको आने वाले समय में हो सकता है इस पर हम पार पा लें, विजय इस पे हासिल कर ले। बट एट प्रेजेंट ये एक चैलेंज है जो आने वाले समय में इसको हमें पार होना होगा। और शिक्षा के जगत में इस ऑनलाइन माध्यम के थ्रू हमें शिक्षकों और छात्रों सभी को एकजुट होकर स्किल्स को इम्पार्ट करना होगा, जिससे हमारा देश, हमारा समाज निरंतर तरक्की करे। जी नीरज जी, मैं यहाँ पर इसी बात के साथ ये कहना चाहूंगा कि online education is yes a future of India, and through spoken tutorials, virtual labs, e-yantra, Swayam Prabha, National Digital Library, through MOOCs and through digital FDPs, we can save our education, we can deliver qualitative content to our students. Thank you. This is all from my side. Neeraj ji, Neeraj ji. नीरज जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर कुछ टेक्निकल जी प्रॉब्लम। तकनीकी हाँ जी, तकनीकी नीरज जी। व्यवधान होते हाँ हैं, जी, तकनीकी व्यवधान होते हैं, हाँ इसमें जी, कोई दोहराई नहीं। और जैसा मैं पिछली बार जी, कह रहा कोई था दोहराई नहीं। कि जिस तरह जी, से दूरदर्शन का एक वक्त आया करता था ना, आज उसी दौर जी, में हमारा ये सोशल मीडिया लाइव सेशन है, ठीक है ना। इसमें भी जी, नेटवर्क का व्यवधान होता है, वो उसके लिए आप सभी जी, हमें माफ करेंगे, ये जरूर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इन विषयों बिल्कुल। के लिए। आपने बिल्कुल सही जी, बात कही कि डिजिटल जो ऑनलाइन शिक्षा है वो कहीं ना कहीं एक हमारी शिक्षा पद्धति को दूर तक ले जाएगी, लेकिन विकल्प शिक्षक का नहीं हो सकता। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो शिक्षा पद्धति भारतीय शिक्षा पद्धति है, जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है, प्रणाली है, उसका विकल्प कभी भी ऑनलाइन शिक्षा नहीं हो सकती। हाँ, ये जरूर है कि उन भावों को, उन संवेदनाओं को दूर तक ले जाने का एक माध्यम जरूर है ऑनलाइन शिक्षा, लेकिन आत्मा तो शिक्षा प्रणाली ही है, भारतीय शिक्षा प्रणाली ही है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था ही है। उसी व्यवस्था के तौर पर हम सभी को समझना पड़ेगा, क्योंकि दो ही चरित्र निर्माण की दो ही संस्थाएं हैं जो मैं मानता हूं, एक जो कुल है जहां पर जन्म हुआ और एक गुरुकुल है जहां पर शिक्षण प्रशिक्षण होता है। तो जब वो आत्मा बची रहेगी तो माध्यम भी बचा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में डॉक्टर त्रिशु जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। और अब मैं निवेदन करता हूं कि हमारे जो अध्यक्ष हैं पुनरुत्थान ट्रस्ट के, वे स्क्रीन पर आए और इस विषय से हम सबको जोड़ें कि आखिर ऑनलाइन शिक्षा की चुनौतियां क्या है, उसके अवसर क्या है। एक तरह से इस पूरी व्यवस्था का हम लोग शॉक एनालिसिस कर रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं कि दिलीप जी भी अगर स्क्रीन पर आ जाएं, हमारे प्रोफेसर भानावत जी जो इस पूरे सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं, मैं दिलीप जी को निवेदन करता हूं कि वो भी आ जाएं। और मैं दिलीप जी से निवेदन करता हूं कि आप जो है अपने विचार इस विषय पर रखें। प्रोफेसर भानावत जी हमें अध्यक्षीय भाषण से गौरवान्वित करेंगे और मैं दिलीप जी से निवेदन करता हूं कि इस विषय पर अपने विचार प्रेषित करें। दिलीप जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीरज करण सिंह जी। सबसे पहले अध्यक्ष जी के परमिशन से माननीय गुरुदेव संजीव भानावत सर को प्रणाम, और सभी जो दर्शक हमें देख रहे हैं या जो सुन रहे हैं उन सभी का स्वागत करते हुए मैं अपने वक्तव्य को रखता हूँ। आज चूँकि नारद जयंती के अवसर पर मैं आप लोगों को नारद जयंती की बधाई भी देता हूँ। ये जरूर है कि आज ऑनलाइन एजुकेशन के फ्यूचर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, चैलेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं, और क्या ये अवसर के रूप में लिया जा सकता है, क्या इसकी संभावना इस रूप में भी देखी जा सकती है, हम उसके बारे में भी सोचने समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ डेटा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जो मैं अभी कुछ पढ़ पाया और जिससे कुछ निकाल पाया कि 107 कंट्रीज इस लॉकडाउन से प्रभावित है। आज का जो पेंडेमिक है, आज जो वैश्विक एक आपदा है, और लगभग 860 मिलियन स्टूडेंट्स की शिक्षा दीक्षा जो फिजिकल क्लासरूम है उससे प्रभावित होते हुए वो नजर आ रहे हैं। एडुटेक
सेक्टर में, एजुकेशन की टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हम कह सकते हैं कि एक तरह का बड़ा अच्छा शिफ्ट आया है। जैसे अभी त्रिशु सर ने कहा, मैडम उषा श्वाने ने कहा कि हम इसको चैलेंज के रूप में ले रहे हैं, खुद सीख भी रहे हैं और लोगों को या बच्चों को सिखा भी रहे हैं, उस रूप में लेके भी जा रहे हैं। मैंने 2014 में अपना रिसर्च वर्क पूरा किया था राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी इलाहाबाद के लिए, और उसमें मुझे नहीं पता था कि इस तरीके की चुनौतियां आने वाली है। और उस समय जब मैंने ये बात कर रहा था अपने रिसर्च के माध्यम से, तो मेरा रिसर्च का जो विषय था संचार के नए माध्यम और दूरस्थ शिक्षा, इंटरनेट पर आधारित एक अध्ययन, इस विषय पर मैंने अध्ययन करना स्टार्ट किया था। नॉर्वे की कुछ स्टडी थी, कुछ स्पेन की स्टडी थी डिस्टेंस लर्निंग के ऊपर, और डिस्टेंस लर्निंग को कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है, प्रोमिनेंट कैसे बनाया जा सकता है और सबके लिए कैसे बनाया जा सकता है, इसके बारे में अध्ययन मेरा उस रूप में मैंने करने की कोशिश की थी। और इसमें मैंने स्टूडेंट मॉडल बिल्डर करके एक बनाया था, वो मोबाइल ऐप पर आधारित दोनों ही मॉडल मैंने उसमें विकसित की थी, और एक एडवाइजर जनरेशन मॉडल करके मैंने बनाया था। वो बाद में उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने उसको अपना लिया और उस माध्यम से कुछ एक हिस्से उसने अपनाया, और अपना करके डिस्टेंस मोड में कैसे लोगों को शिक्षा दिया जा सकता है ऑनलाइन माध्यम से, उसका प्रचार प्रसार करने की कोशिश की थी। मुझे लगता है कि आज जो मैंने उस समय वो रिसर्च का एक छोटा सा दायरा तय किया था, एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे मैंने वो काम करने की कोशिश की थी, जिसको बाद में एक्सटेंसिव स्टडी के रूप में मैंने पीएचडी थीसिस के रूप में सबमिट किया, वो आज ज्यादा संदर्भित दिखाई देता है। मुझे लगता है कि दैट इज वेरी रिलेवेंट टॉपिक फॉर एजुकेशन राइट नाउ, ऑनलाइन मोड एजुकेशन। सो दिस इज द थिंग। कोविड-19 के पहले मुझे लगता है कि वर्तमान शिक्षा 21वीं सदी के लिए तब भी तैयार एग्जैक्टली नहीं था। एक डाटा अगर मैं शेयर करूं आप लोगों से, तो कुछ डेटा इस तरह से मैं निकाल पाया कि 60% बच्चे ग्लोबल सिनारियो में जो कंपटीशन है, जो प्रतियोगिता है, या जिस तरीके की आजकल सिनारियो चल रही है, उसमें वो फिट बैठते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे, और वो टीचिंग उस तरीके से इफेक्टिव नहीं थी, या टीचिंग पैरामीटर में उस तरीके से कहीं कमी थी। आईसीटी के प्रयोग से वो इफेक्टिव बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उस रूप में था नहीं। तो 21वीं सदी के लिए वो 60% बच्चे फेल हो रहे थे, वो 40% बच्चे ही आगे जाते हुए दिखाई दे रहे थे, और उसका एक कंडीशन भी था कि क्या होगा। स्किललेस एजुकेशन था, हमारे पास एजुकेशन जरूर थे उस समय। ऐसा नहीं है कि मैं पूरे भारतीय शिक्षा पद्धति के बारे में बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं जो वर्तमान कोविड-19 के पहले की स्थिति थी उसमें बात कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ सरकारों ने, जो वर्तमान में भारत में सरकार चल रही है, उन्होंने कोशिश की कि स्किल बेस्ड, और उसके लिए स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड एक मंत्रालय भी बनाया कि उस तरीके का कोई एक ऑप्शन तैयार हो और इस तरीके के एजुकेशन लोगों को दिया जाए। आज इस स्थिति में कि नहीं, हमें कोविड-19 के दौर में वर्चुअल क्लासरूम और वर्चुअल क्लास के माध्यम से ही लोगों को शिक्षा देना है, या ऑनलाइन एजुकेशन का भविष्य क्या होना चाहिए, इस पर बातचीत करने की जो प्रक्रिया अभी डेवलप हुई है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये टीचर्स को भी स्किल्ड कर रहा है और बच्चों को भी स्किल्ड कर रहा है। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं, जिसको हम बाद में चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पूरे विश्व में कहाँ कहाँ स्किल देने की जरूरत है। अगर एन एवरेज लिया जाए तो पूरे वर्ल्ड में प्राइमरी एजुकेशन पर लगभग 10% खर्च करती हैं सरकारें, और इंडिया में तो हालात बहुत ही बुरा है। टोटल एजुकेशन, हायर एजुकेशन में ही अराउंड 2% से कम ही खर्च पैसा करती है, कोई भी गवर्नमेंट आए या जाए। तो मुझे लगता है कि प्राइमरी एजुकेशन में स्किल देना बच्चों को, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उस पर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। और ऑनलाइन के माध्यम से शायद हम उसको कुछ हद तक समझ कर पाए, लेकिन भारत देश की जो डेमोग्राफी है, उस आधार पर अगर हम बात करें, जो शिक्षा की एजुकेशन जो स्थिति है, उसको वो बड़ा चुनौती के रूप में है, ये हमें मानना पड़ेगा। अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि 59%, मैं एग्जैक्ट डाटा तो कोट नहीं कर सकता, लेकिन अराउंड 59% भारत में जो प्राइमरी स्कूलिंग है वो पेड़ों के नीचे अभी भी हो रही है। तो मुझे लगता है कि वहां पर हम उनको क्या ही स्किल दे पाएंगे, क्या ऑनलाइन एजुकेशन दे पाएंगे, और उस तरीके की कौन सी चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ेगा, मुझे उसके तरफ थोड़ा सा एक प्रश्न चिन्ह लगते हुए दिखाई पड़ता है। और मुझे लगता है कि जो वर्तमान सरकार है, या कोई भी सरकार अगर आती होगी, तो शिक्षा को लेकर के इतना संजीदगी तो जरूरी दिखाती है। वो इम्प्लीमेंट हो पाता है, नहीं हो पाता, वो एक प्रश्न चिन्ह हो सकता है, वो हम लोग उस पर बहस कर सकते हैं। लेकिन जहां तक ह्यूमन रिसोर्सेज की बात है, कि अगर इस तरह की स्किल शिक्षा अगर नहीं होती है, तो मुझे लगता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज भी उस तरीके से हम डेवलप नहीं कर पाएंगे, और जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। आज देखिए एक स्थिति है कि ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से कम हम अच्छे से अच्छे लोगों को ला करके
वो प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि ऑनलाइन एजुकेशन में क्या उन बच्चों को, जिन बच्चों के पास ये सुविधा, ये टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, उनको हम जोड़ पाएंगे क्या? तो ये एक दुखद विषय है। आप देखिए आज के एज में कि जिस तरीके से हमारे मजदूरों की स्थिति है, आज मैं सुबह सुन रहा था, और जिस तरीके से प्रोफेसर भनावत अभी किसी दूसरे वेबिनार पे कुछ कह रहे थे कि हम में से कितने लोगों की ऐसी चाय है जिसका टेस्ट जो है सुबह खराब हो जाता है मजदूरों की स्थिति को देखते हुए। मुझे लगता है हम में से किसी का नहीं होता। चाय की चुस्की हम सभी लोग लेते हैं जो आराम से बैठे हैं और बड़े टेस्ट के साथ लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें वो चुनौती, और एक ये जरूर है, ये वर्तमान सरकार या कोई भी सरकार आकर के, या भारत जो सेकंड हाईएस्ट मोबाइल यूजर है या इस तरह के टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है, हमें ये देखना पड़ेगा कि वो कितने डेमोग्राफी के किस हिस्से तक पहुंच रहा है। मुझे कम दिखाई देता है। मैं जब झारखंड के आदिवासी इलाकों में अध्ययन करने जाता हूं, या जहां वहां पर मैंने काम किया है थोड़ा बहुत, तो वो जब देखने जाता हूं छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में क्या इस तरह के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, क्या इस तरह के ऑनलाइन एजुकेशन हम उनको दे सकते हैं, तो क्या उसका हम आगे का भविष्य उस रूप में पहले तय करें। और आफ्टर कोविड, पोस्ट कोविड की अगर हम बात करें तो आर्थिक इतनी सारी चुनौतियां होंगी, हर फ्रंट पे चुनौतियां होंगी, रोजी रोटी की चुनौतियां होंगी, उसमें एजुकेशन को ऑनलाइन माध्यम पे ले जाएं, या जो मजदूर अभी लाखों की संख्या में, संख्या हम नहीं काउंट कर सकते क्योंकि ये डिबेट का विषय है। कल किसी चैनल पे दो मंत्री और नेता प्रतिपक्ष में इस बात पे बहस हो रही थी कि संख्या कितनी होगी, कोई करोड़ों कह रहा था, कोई लाखों कह रहा था। मुझे लगता है कि करोड़ों लाखों के बजाय ये जो मजदूरों की सिनारियो जो दिख रही है, जो दिहाड़ी मजदूर है, जो हमारे गरीब भाई बंधु हैं, जो जरूरतमंद है, दिव्यांग भाई बहन खासकर, आप सोच के देखिए दिव्यांग भाई बहनों के लिए मोबाइल में बीच का एक हिस्सा जो होता है उसमें एक बटन उभरा सा होता है ताकि वो लोग आइडिया लगा सके। अब कितने दिव्यांग भाई बहनों को ये पता होगा कि इस मोबाइल में इस तरह की तकनीक का प्रयोग किया जाता है ऑनलाइन। और ये सबसे दूसरी एक अलग बात है कि जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, अलग अलग ढंग से उनको चुनौतियां हैं, तो वो चुनौतियों को क्या वो ऑनलाइन माध्यम वो कर पाएगा या दे पाएगा? क्या उनकी शिक्षा का प्रबंध, जो एक्सक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, वो हो पाएगा क्या? क्या इस तरह की बातें वहां पर हम लोग तैयार हैं क्या? यही नहीं, क्या विश्व तैयार है क्या इस बात के लिए? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। मुझे लगता है कि इस पर बात करने की जरूरत है। हाँ, ये जरूर है कि सोशल इमोशनल लर्निंग, हमारे को इस पर ध्यान रखना चाहिए कि सोशल इमोशनल लर्निंग ना हो। हम लोग ये जरूर कह रहे हैं कि एक अच्छी बातें बता रहे हैं, और इमोशन से ऑनलाइन मीडिया बहुत ज़्यादा खेलती भी है, उससे एजुकेट भी उसी रूप में करती है। लेकिन ये हमें जानना जरूरी है कि गेमिफिकेशन भी आज ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से खूब हो रहा है। गेमिफिकेशन खूब गेम के माध्यम से लोग सिखा रहे हैं। लेकिन आप देखिए खेलों का महत्व क्या हो सकता है। भारतीय शिक्षा परंपरा के अंतर्गत हम लोग खेलों का एक अलग महत्व देते थे। शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा की बात अगर आप करें तो गुरुकुल शिक्षा में फील्ड वर्क के लिए ये होता था। कृष्ण और सुदामा का वो वृतांत याद कीजिए जिसमें सुदामा जो है जाते हैं और जंगल में, वो जो चना वाली बात है, अगर आप लोग को पता है, दानतुल वाली बात, कि किस तरीके से वो अपने हिस्से का भी कृष्ण भगवान को भूख लगता है तो खिला देते हैं। बाद में वो वृतांत चूंकि धर्म से जुड़ा हुआ है तो हो सकता है लोग उसको उस रूप में भी लेना शुरू कर दे। जस्ट मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं कि क्या गेमिफिकेशन ठीक है क्या? ऑनलाइन एजुकेशन में जो गेम चल रहे हैं आजकल, देखिए अभी आज टेलीविजन अगर आप खोलें तो उसमें MPL करके कुछ एक गेम आ रहा है जिसको खेल करके लोग लाखों जीत रहे हैं। तो एक गेम, एक गैम्बल की तरफ लेके जा रहा है, वो जुआ की तरफ लेकर के जा रहा है। बट इंडोर गेम, और बच्चों को बिल्कुल सिंक्रोनाइज करके रख दिया, एक सीमा में बांध के रख दिया, तो जो उसके सेहत के लिए अच्छा हो सकता है, क्या वो हो पा रहा है क्या? ये एक चुनौती है ऑनलाइन एजुकेशन में कि क्या हम ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ समस्या नहीं लेकर आ रहे हैं क्या? क्या बच्चों को एक सीमित दायरे में बांध करके, जब वो बाहर ही नहीं जा रहा है, आउटडोर गेम के लिए उसके पास जगह ही नहीं बची, वो परिस्थितियां नहीं बची, तो वो एक चुनौती जिसका सामना हमें करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए क्या ही सॉल्यूशन हो सकता है, इस पर भी विचार करने की मुझे लगता है कि जरूरत है। और इस तरह का विमर्श जो आज इस संस्था ने रखा है, पुनरुत्थान ट्रस्ट ने रखा है, NGO ने रखा है, मुझे लगता है कि एक सीरीज इस पर बननी चाहिए और एक डिस्कोर्स ऐसा निकलना चाहिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड निकलना चाहिए। प्रश्नों को उठाना बड़ा आसान है, विचार करना बड़ा आसान है। चूंकि प्रारंभिक दौर है तो प्रश्नों को पहले रखें और फिर उसके सॉल्यूशन पर भी लोग बात करें। मुझे लगता है इसलिए ये ओपन प्लेटफॉर्म सबके लिए रखा गया है। और मुझे लगता है कि
हेल्थ इश्यूज लगातार हम ऑनलाइन हो रहे हैं, आंखों से जुड़ा हुआ इश्यूज हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस बहुत सारा है। मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे गुरुदेव, मुझे खुद भी, मैं स्वयं कई सारे वेबिनार में इन्वॉल्व रह रहा हूं आजकल, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं कहीं ना कहीं स्ट्रेस्ड हो रहा हूं। तो इस तनाव से मुक्त होने का भी कोई उपाय है क्या? क्या ऑनलाइन हम योगा का एजुकेशन जो दे रहे हैं वो सही कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, एक एक चीज हम बता पा रहे हैं, तो जो उसकी तकनीकी पहलू है उसको हम करेक्ट कर पा रहे हैं क्या? मैंने देखा कि आजकल ऑनलाइन एजुकेशन में डांस की शिक्षाएं भी दी जा रही है और उसमें उस तरह की प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है। तो क्या उस तरह के वो सारी बारीकियां, वो सारे स्टेप्स की बारीकियां, ग्रामर उसकी हम सिखा पाएंगे क्या ऑनलाइन के माध्यम से? क्या ये इफेक्टिव माध्यम उस रूप में जा पाएगा क्या? ये भी जरूरी है। फिल्मों से एजुकेशन, फिल्मी एजुकेशन के बारे में, अगर फिल्म एजुकेशन के बारे में बात करें, फिल्म टेक्नोलॉजी के बारे में अगर बात करें, तो आज देखिए पूरा जो बॉलीवुड है, मुझे लगता है कि पूरा वर्ल्ड का जो हॉलीवुड भी है वो भी इस समय अपने कार्य को रोक करके रखा हुआ है, बांध करके उसको एक तरह से एक लिमिट में बंधा पड़ा हुआ है। तो क्या उसकी तकनीकी ज्ञान, जो नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, जो नए प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, जो एडिटर्स आ रहे हैं, उनको किस रूप में हम दे पाएंगे? क्या ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से जो ट्यूटोरियल हम दे रहे हैं, और कई बार हमारी समझ से वो परे होता है, तो जैसे फिजिकली टीचर आकर के उसको सिखाता है कि नहीं इस तरह नहीं बेटा ऐसे करना है, क्या वो हम कर पाएंगे क्या? तो एक चुनौती ये भी है। ये जरूर है कि इस समय ऑनलाइन कंजप्शन, ऑनलाइन एजुकेशन में जो पहले लॉकडाउन के पहले 12% की ग्रोथ की बात की जा रही थी, इस समय उसकी जो ग्रोथ इस लॉकडाउन के पीरियड में वो लगभग 24 to 30% की दर्ज की गई है। और एक तरह का ये आईटी सेक्टर में रेवोल्यूशन, एक तरफ याद कीजिए कि इंजीनियरिंग में आईटी सेक्टर में रेवोल्यूशन एक बार आया था और बीटेक करने की एक होड़ सी लग गई थी, तो वहां पर कुछ देर के लिए बीच में वो थमा सा था। लेकिन इस घटना के बाद, इस महामारी के बाद, इस वैश्विक आपदा के बाद मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इस सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में एक फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की कल्पना हम कर सकते हैं। मूल्यांकन कैसे करें? एक दूसरी चुनौती है कि ऑनलाइन एजुकेशन का मूल्यांकन कैसे हो, तो और परीक्षा कैसे हो, ये आजकल बड़ी चुनौती है। कल MHRD की कुछ गाइडलाइंस आए हैं कि ओपन बुक सिस्टम के द्वारा उस पर काम किया जा सकता है, कुछ और बातें उस पर हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय शिक्षा पद्धति इसमें बड़ा कारगर साबित हो सकता है। भारतीय शिक्षा पद्धति में अक्सर ये कहा जाता है कि मूल्यांकन और परीक्षा सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने की प्रक्रिया है, और व्यक्ति का विकास हो सके इस बात के लिए, अच्छा नागरिक का निर्माण हो सके, इसके लिए प्राइमरी जो मूल्यांकन स्टार्ट होता है वो घर से स्टार्ट होता है और इंस्टीट्यूशन तक जाता है, और वो डेली होने वाली एक प्रक्रिया है। डिग्री प्राप्त करने के लिए हम परीक्षा लेते हैं और उससे डिग्री जरूर मिल जाती है, लेकिन अच्छे नागरिक का विकास हो जाए, ये एक चुनौती जरूर है कि क्या ऑनलाइन के माध्यम से हम मूल्यों को इनकलकेट कराने में सफल होंगे क्या? तो चुनौतियां भारत जैसे देश में अगर खासकर चुनौती की बात करें तो मेजर जो चुनौतियां वो यही है, गरीबी है। क्या गरीबी से हम निजात दिला करके ऑनलाइन माध्यम उनको लेके आ पाएंगे क्या? बेरोजगारी है। हाँ, कुछ लोग ये जरूर कह सकते हैं कि ऑनलाइन माध्यम जो है, आजकल हर एक किसी के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल फोन है। अब ये जानना जरूरी है कि ऑनलाइन जो एंड्रॉयड जो फोन है वो ज्यादातर प्रोडक्ट चाइना से आते थे। अब वो चाइना के प्रोडक्ट पोस्ट कोविड में क्या देश लेने को तैयार है क्या? क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे इस समय स्थितियां बन रही है कि वो चाइना से अपने सारे के सारे इन्वेस्टमेंट वापस ले रहे हैं। तो क्या हम लोग उसको, जो भारतीय प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर बनना है, तो क्या तकनीकी के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं क्या? ये स्ट्रीम यार्ड, जूम, ये हमारे तकनीक नहीं है। मिलन सेतु करके डेवलप जरूर हुआ है, और हमारे आईटी मिनिस्टर रविशंकर जी ने ये बात जरूर कही है कि लगभग 2-3 हजार एप्लीकेशन ऐसे आए हैं उस तरीके की प्रक्रिया में, जो हम लोगों ने चुनौती दी थी कि उस पर हम विचार कर रहे हैं कि कौन ऐसी तकनीकी जो सेफ भी हो, सुरक्षित भी हो, हमारे डाटा भी सुरक्षित हो, और हमारे जो गोपनीय जानकारियां हो, या हमारी जो हमसे पर्सनल व्यक्ति से जुड़ी हुई जानकारियां हो, उसका सिक्योरिटी के साथ इस्तेमाल हो सके या उसका सेफली इस्तेमाल हो सके, इस तरह की तकनीकी का भारत में कोई एक डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है क्या? तो उस पर भी विचार चल रहा है, इस पर भी हमें बात करने की जरूरत है। और शिक्षा तो है ही है। आप देखिए कि शिक्षित हम भारत में किसे कहते हैं? जिसको नाम लिखना आ जाए वो शिक्षित है। मैं स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात करता हूं, तो जो हमारे पुरातन स्किल्ड है, जिसमें वो कुम्हार है, वो नाई है, इनको हम कोई सर्टिफाइड कर रहे हैं क्या? क्या ऑनलाइन माध्यम से इनको हम कोई ट्रेनिंग दे सकते हैं क्या? इस तरह के शिक्षा पर भी मुझे लगता है कि बात करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात, इसकी सबसे बड़ी चुनौती जो मैं बता रहा हूं, आज जो पेंडेमिक हम देख रहे हैं,
आने वाले दिनों में ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से अगर हम आईटी का इतना सारा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, मोबाइल यूज करेंगे, लैपटॉप यूज करेंगे या और भी कोई प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, तो जो ई वेस्ट है वो डिग्रेडेबल नहीं होता, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, बड़ा मुश्किल से होता है। तो उसमें जो पर्यावरण को चुनौती होगी, तो उसके लिए क्या कोई मैकेनिज्म हम बना रहे हैं क्या? इस पर चुनौती बहुत बड़ा हो, क्योंकि ई वेस्ट को लेकर के पूरे दुनिया की सरकारों में बहुत बड़ी चिंता है। हमारे वहां भी अभी तक कोई इफेक्टिव ई वेस्ट का कोई निस्तारण करने का कोई अभी एक मैकेनिज्म, कोई परफेक्ट टूल बनते हुए नजर नहीं आ रहा है। और एक मित्र, कल हमारे गुरुदेव भानाव सर से चर्चा भी हो रही थी, एक मित्र ने भी फेसबुक पोस्ट पे कुछ लिखा है कि अतिशय वेबिनार हो रहे हैं आजकल। वेबिनार पे मुझे लगता है कि अतिशय वेबिनार होने पे चर्चा होना चाहिए, या वेबिनार की अच्छी प्रैक्टिस के लिए चर्चा हो रहा है, एक अच्छा डिस्कोर्स निकल के आ रहा है, एक जो आइडियल कंडीशन में लोग बैठे रहे, उससे बेहतर कि लोग आपस में इस माध्यम से भी जुड़ पाए, पॉजिटिव एस्पेक्ट, इस पर चर्चा होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस कुंठा से आदमी को बाहर निकलना चाहिए और जो अच्छी चीज है उसका स्वागत करना चाहिए। जो अच्छी चीज निकल के, हाँ, एक चुनौती मैंने बताया कि ई वेस्ट का क्या चुनौती होगा। अब लोगों को ये कुंठा अगर हो कि नहीं, अतिशय वेबिनार हो रहा है, बहुत मैक्सिमम संख्या में हर कोई वेबिनार कर रहा है, तो इसका एपीआई होगा क्या? हर डिस्कोर्स, हर बातचीत से कुछ ना कुछ तो विचार निकल के, कुछ ना कुछ पॉइंट निकल करके तो आते ही हैं। मुझे लगता है कि उन लोगों को अपनी कुंठा को किनारे करते हुए इस संगम में, इस ज्ञान के संगम में अपने आप को भी समाहित करना चाहिए, और समाहित करके भारतीय शिक्षा पद्धति या कोई उससे मिलता जुलता शिक्षा पद्धति या उनके पास कोई यूनिक आइडिया, उसको साझा करना चाहिए, ताकि जो लोग नहीं भी जानते उनके आइडियाज को वो जान सके और उससे उनका ज्ञान वर्धन हो सके। मुझे लगता है कि वो चीजें होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये चीजें कैसे निकल के आती है, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, मुझे माफ कीजिएगा, कि महंत लोग अपनी कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहते। जो एजुकेशनल एलिटिज्म है, मैंने लास्ट टाइम भी बात किया था, अगर वो कोई कार्य करें, वो किसी कार्य को करने में सक्षम हो, तो वो उसको रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। एक कॉमन मैन उस काम को करे तो उनको कष्ट होने लगता है, मुझे ऐसा लगता है। तो कॉमन मैन को कष्ट न हो, उनके कार्यों से कष्ट न हो, मुझे लगता है कि इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा कैनवास उनको अपना तैयार करना चाहिए। जब भी आम जनता की नीति निर्धारण की बात होती है, उनको पोजीशन में आने की बात है, ये नया बात नहीं है। जब भी आम जनता पोजीशन में, पॉलिसी मेकिंग पोजीशन में आती है, तो जो इलीट क्लास के लोग हैं, सो कॉल्ड अलग अलग ढंग से इलीट क्लास के लोग, उनको कष्ट होता है और इस तरह के कमेंट आते हैं। क्योंकि जो मजदूर है, जो सारे जाओ रहे हैं, उनको बोलने की उतनी अच्छी कला तो नहीं आती, तो वो शायद अपनी बातों को न रख पाए। लेकिन यहाँ पर एक अच्छा डिस्कोर्स अगर हो रहा है, तो उस प्लेटफॉर्म को हमें लगता है कि ओपन कर देना चाहिए। अच्छे दौड़ में अगर कोई शामिल है, अंधे दौड़ में शामिल होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छी दौड़ में अगर शामिल है, तो अगर दौड़े, सेहत के लिए बड़ा अच्छा होगा और मानसिक सेहत के लिए भी बड़ा अच्छा होगा। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं, चुनौतियां भी हैं, निराशा की भी घड़ी है, लेकिन ये अच्छी बात है। अक्सर मैं कई बार कई प्लेटफॉर्मों पे कहता हूँ, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, या जन्म हुआ की शर्त हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये ऑनलाइन माध्यम में जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, ऑनलाइन शिक्षा के लिए भी जो कुछ करेंगे, उसमें अगर कुछ करेंगे तो गलतियां तो होंगी। जो लोग करेंगे नहीं, गलतियां कहां से होगी? जो करेंगे गलतियां होंगी, और गलतियों से सीख करके एक नया चीज निकल करके आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर नीरज करण सिंह जी, मैं अपने बाड़ी को विराम देता हूं। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार बात कही आपने समस्या भी उठाई तो समाधान की तरफ भी आपने पटाक्षेप किया, बहुत ही शानदार बात। और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा कि आत्मनिर्भर बनना है, देश को आत्मनिर्भर बनना है। तो देश को आत्मनिर्भर बनना है तो शिक्षा को भी आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। आत्मनिर्भर एक शिक्षक भी होना चाहिए। तो इस और हम तमाम शिक्षकों को, तमाम स्कॉलर्स को, एजुकेशनिस्ट को, सबको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। और एक बहुत बड़ी अहम जो बात आपने कही है कि जिस मोबाइल फोन और उसकी टावर से घर की गोरैया को दिक्कत होती है, लुप्त हो रही है, घर में बालक रूपी गोरैया कैसे पार पा सकते हैं उस मोबाइल फोन से। और एक बात और किसी ने कही है कि आजकल, आपने कहा कि खेलना बंद कर दिया विद्यार्थी ने, आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया कि आखिर स्वास्थ्य कैसा होगा। आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया कि घर में बैठकर यह भी सोचना पड़ेगा कि स्वास्थ्य की समस्या क्या होगी। आपको, हम सबको यह भी सोचना पड़ेगा कि सीमित दायरा बना रखा है। आपको यह भी सोचना पड़ेगा, हम सबको ऑनलाइन शिक्षा के बारे में यह भी सोचना पड़ेगा कि मूल्यों को रोपित करने का तरीका क्या रहेगा। यह बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, और इस पर सोचना पड़ेगा आप लोगों को भी और हम सब भी। और जो मंत्रणा वेबिनार के तौर पर हो रही है, जो भी
इस बात को मानते हैं या कहते हैं कि भाई इतने सारे वेबिनार क्यों हो रहे हैं, तो ये विचार मंथन के लिए हो रहे हैं। और ईश्वरीय संकल्पना है कि संवाद हो, ईश्वरीय संकल्पना है कि विवाद भी हो, और ईश्वरीय संकल्पना है कि भावनाओं का संप्रेषण और प्रेषण भी हो। ये बहुत आवश्यक है। और किसी ने कहा है कि आजकल घर के सामने का मैदान खाली खाली सा रहता है। संजीव सर, आजकल घर के सामने का मैदान खाली खाली सा रहता है, लगता है जैसे बच्चों की गेंद कोई मोबाइल फोन, कोई ऑनलाइन तकनीक चुरा ले गई। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम इस तकनीक में आत्मा पर कोई कुठाराघात कर दें। आत्मा जीवित रहनी चाहिए, और भावों को दूर तक ले जाने का तरीका ऑनलाइन हो सकता है, लेकिन आत्मा की बात तो आत्मा से ही होती है। हमारे बीच में प्रोफेसर संजीव भानावत जी, हमारे गुरुवर, शिक्षा के प्रखर विद्वान, जनसंपर्क के विद्वान हमारे बीच में मौजूद हैं, और इस पूरे सत्र की अध्यक्षता आपने की है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपने विचारों से, अपनी शिक्षा से हम सभी को लाभान्वित कीजिए। प्रोफेसर संजीव भानावत जी। धन्यवाद डॉक्टर नीरज। सबसे पहले तो मैं हमारे जो तीनों पूर्ववर्ती वक्ता है, डॉक्टर उषा साहनी जी, डॉक्टर त्रिशु शर्मा और प्रोफेसर दिलीप कुमार, उनको बधाई देना चाहूंगा कि उन तीनों ने अपना अपना जो अनुभव ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में है, जिन चुनौतियों को वो महसूस कर रहे हैं और उसकी क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इस पर बहुत विस्तार से बात की। दिलीप जी को चिंता ये थी कि तकनीक का क्या होगा। चाइना, मेड इन चाइना से हम सब लोग बहुत प्रभावित थे अब तक। मुझे लगता है इसकी चिंता छोड़ देनी चाहिए। भारतीय मनीषा, भारतीय प्रतिभा, उसका लोहा तो पूरी दुनिया मानती है, और जब जब भी कोई संकट आया है तो हमारे यहाँ की जो भी प्रतिभाशाली युवा पीढ़ी है और उसके मार्गदर्शक हैं, उन्होंने उस चुनौती को उसी साहस के साथ, उसी शक्ति के साथ स्वीकार किया है। आपको पता ही है कि इस महामारी से निपटने के लिए जो वैक्सीनेशन और दवा की तैयारी हो रही है, उस दौड़ में हिंदुस्तान की भी अनेक कंपनियां हैं, और हम तो यही प्रे करते हैं कि हिंदुस्तान सबसे पहले उसमें सफल हो और हम दुनिया को बता सकें कि ये इस महामारी से निपटने का समाधान है। तो भारतीय प्रतिभा पर तो मुझे लगता है कि हमें गर्व करना चाहिए, और ये इस तरह की चुनौतियां, जो देश इतने सैटेलाइट छोड़ सकता है और आत्मनिर्भर हो सकता है, उसके लिए ये जो जूम और ये जो आप बात कर रहे हैं, ये बहुत छोटी चीजें हैं, और इस दिशा में हमने काफी आगे प्रगति की भी है। तो उस चुनौती को लड़ने के लिए तो हमारी तकनीकी संसाधन और हमारी जो भारतीय मनीषा है वो इसमें सफल होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। दिलीप जी ने बहुत विस्तार से इन सारे मुद्दों की बात की है। मैं इस विषय को तीन दौर में आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा। पहला दौर है पेंडेमिक से पहले का, जब जैसा बात भी हुई, आपने मूक कोर्सेज की बात की, आपने स्वयं की बात की, मूक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। आज देश की अधिकांश यूनिवर्सिटीज ने इसमें कदम बढ़ाए हैं, और मेरे ख्याल अधिकांश विश्वविद्यालयों ने बहुत सारे पाठ्यक्रम लॉन्च किए हैं, और जैसा नीरज जी ने बताया था कि आज 1 करोड़ से अधिक विद्यार्थी, त्रिशु जी ने बात की थी, 1 करोड़ से अधिक विद्यार्थी इसमें रजिस्टर्ड हैं। इसी तरह से स्वयं का जो पोर्टल है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्नर्स फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, स्वयं के माध्यम से, बल्कि भारत सरकार का जो डिजिटल कैंपेन है उसके तहत इस तरह के पाठ्यक्रमों को काफी प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत पढ़े अभियान इस दृष्टि से शुरू किया गया है। तो इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि ये तकनीक आएगी, इसके साथ कितनी ही सकारात्मक नकारात्मक पक्ष हो, हम पीछे नहीं हट सकते। और मैंने अक्सर इस कई मंचों पर इस बात को भी कहा है कि जब भी नई तकनीक आती है उसकी आलोचना होती है, और आलोचना होनी भी चाहिए, ताकि उसके जो दोनों पक्ष हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, उस पर गंभीर चर्चा हो सके, और आने वाले समय में उसमें और अधिक शोध अनुसंधान हो सके, और हम उन चुनौतियों को निपटने के लिए अपनी एक पूरी व्यू रचना या एक पृष्ठभूमि तैयार करके आगे बढ़ सके। तो जिस समय प्रिंटिंग नहीं थी, प्रिंटिंग आई, तब एकदम हंगामा शुरू हुआ। रेडियो आया, फिल्म्स आई। फिल्म में तो शुरू में जो स्त्री पात्र थे वो पुरुष निर्वाह करते थे। आकाशवाणी में शुरू के दौर में महिलाएं जाती नहीं थी। आज तो हम बड़े गर्व से लिखते हैं, महिलाएं भी लिखती हैं, रेगुलर ब्रॉडकास्टर फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन, अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तो लेकिन शुरू के दौर में, हम तो जिस कालखंड से आए हैं, जब हम पढ़ते थे स्कूल कॉलेज में, तब दूरदर्शन का उद्भव हो चुका था। तो ऐसे दौर में जब दूरदर्शन का विकास हुआ,
तब हमारे समय में एक डिबेट हुआ करती थी, टेलीविजन अभिशाप या वरदान। मुझे लगता है आज फिर वह दौर आ गया है जब सोशल मीडिया को लेकर के हम इस तरह की डिबेट कर रहे हैं और आज हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो पहला दौर मैं देखता हूं इस पेंडेमिक के पहले का, जब हमने इतने सारे कोर्सेज लॉन्च किए और हमने विद्यार्थियों को मोटिवेट किया। बाकायदा यूजीसी की तरफ से गाइडलाइंस थी कि यूनिवर्सिटीज में ये पोस्टर लगाए जाएं और मूक के कोर्सेज को स्टूडेंट्स और इवन टीचर्स को भी मोटिवेट किया गया और यहां तक कहा गया कि यदि ये कुछ कोर्सेज उनके लिए जो प्रिस्क्राइब्ड है वो करते हैं तो उनको रिफ्रेशर कोर्स से एग्जम्पशन मिलेगी। देखिए इस सीमा तक। और जो हमें हमारी जो बोर्ड ऑफ स्टडीज और एकेडमिक बॉडीज थी उनको ये इंस्ट्रक्शन दिए गए कि आप अपने कोर्सेज में मूक के और स्वयं के जो कोर्सेज हैं कुछ क्रेडिट्स इनके लिए निर्धारित कीजिए। तो ऑनलाइन एजुकेशन की शुरुआत तो हमने कर दी थी और इसमें, लेकिन अब देखिए जो हमारा रेगुलर क्लास कल्चर है उसकी भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। अधिकांश जगह ओवर क्राउडेड स्टूडेंट्स। हमारे यहाँ मैंने तो अपने पूरे अध्यापन काल में देखा है, हर साल छात्र आंदोलन होते थे, सीटें बढ़ाइए, और प्रशासन को कभी 10% कभी 20% सीटें बढ़ानी पड़ती थी। क्लासेस में इतने विद्यार्थियों के बैठने के लिए जगह नहीं होती थी, तो वहां पर भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत होता था, ओवर क्राउडेड क्लासेस। और हमें फिर दिन भर सुबह से शाम तक हम वहीं हैं, क्लासेस कभी ओवरलैप कर रही हैं, टाइम टेबल सेट नहीं हो रहा है, हम जिस टीचर से पढ़ना चाहते हैं वो टीचर किसी दूसरे सेक्शन में है, तो हमारे पास भी वहां विकल्प की बहुत सीमितता होती थी। तो ऐसा नहीं है कि जो परंपरागत क्लास है उसमें सारी की सारी अच्छाइयां हैं, वहां भी चुनौतियां थी। नीरस बोरिंग व्याख्यान हो रहे हैं, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। थ्योरेटिकल क्लासेस हो रही है, उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो मेरा यह मानना है कि चुनौतियां हर शिक्षा पद्धति की अपनी अपनी रही हैं। ऑनलाइन शिक्षा आई, उसमें जो सबसे बड़ी चुनौती थी, जो एक भावनात्मक जुड़ाव होता है। शिक्षक और मूल्यों की बात बार बार की गई यहां पर। हालांकि कभी मुझे लगता है कि हम आजादी के 70 साल तक यदि उस परंपरागत शिक्षा पद्धति के माध्यम से उन मूल्यों को स्थापित नहीं कर पाए, तो आने वाले समय में क्या ऑनलाइन शिक्षा पद्धति भी उन जीवन मूल्यों को संस्कारित करने के लिए, पल्लवित करने के लिए क्या कोई महती भूमिका निभा पाएगी? क्योंकि शिक्षण जो है, मैं ये मानता हूं कि एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, ये एक भावनात्मक प्रक्रिया है। शिक्षक और विद्यार्थी जब संवाद करते हैं तो कहीं एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं भावनात्मक स्तर पर। और ऑनलाइन शिक्षा पद्धति की जो सबसे बड़ी सीमा मुझे लगती है कि हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, नॉलेज को बांट रहे हैं, थॉट प्रोसेस कहां है, हमारा विचार कहां है। तो इस सारे दौर में यदि विचार खो गया तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा संकट आएगा। तो जो ट्रेडिशनल हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें विद्यार्थी की जो विचार क्षमता है, उसकी जो तार्किक क्षमता है, उसको विकसित करने के लिए अध्यापक कहीं ना कहीं प्रयत्न करता है। वो लगातार अपनी क्लास में विद्यार्थियों से संवाद करता है, प्रश्नोत्तर हो पाते हैं। ऑनलाइन शिक्षा पद्धति में अभी ये चैलेंज है कि हम उस तरह से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में हम इसको भी दूर कर पाए। तो जो मैंने आपसे कहा कि ट्रेडिशनल जो हमारा टीचिंग मेथड है उसकी अपनी कुछ सीमाएं थी, हर एक को वो शिक्षा उपलब्ध नहीं थी, मेरिट बनती थी। फिर जो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां का फीस स्ट्रक्चर, क्योंकि उनको गवर्नमेंट से उस तरह का सपोर्ट नहीं मिल पाता था, तो उस कारण से उनका फीस स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है। तो वो विद्यार्थी यदि आर्थिक दृष्टि से कमजोर है और उसको सरकारी विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं मिला है तो उसके लिए वहां चैलेंज है। ऑनलाइन शिक्षा पद्धति ने एक सुविधा उपलब्ध करा दी कि हम देश दुनिया के किसी भी कोने में यदि कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, अभी मैं देख रहा था इस लॉकडाउन के पीरियड में अखबारों में कि कुछ विदेशी विश्वविद्यालयों ने, जो बड़े प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, उन्होंने फ्री ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर दिए और पूरी दुनिया में जो उस भाषा, जो विशेषकर अंग्रेजी के हैं, जो उस भाषा को जानता है उन कोर्सेज को कर सकता है। तो कहीं विश्वविद्यालय भी अपने आप को उस दौड़ में या उस संकट में बचाए रखने के लिए, ताकि इस तरह के कोर्सेज के माध्यम से विद्यार्थियों को जुड़े रखना चाहते हैं। तो कहना मैं चाहता था कि ऑनलाइन शिक्षा पद्धति ने विद्यार्थियों को यह सुविधा दी है कि वो देश में कहीं भी किसी भी समय अपनी सुविधा के अनुसार इन कोर्सेज के साथ जुड़े। ये बात मैं आपसे प्री पेंडेमिक पीरियड की बात कर रहा हूँ। वो एडमिशन लेते हैं, सवेरे उनको टाइम सूट करता है, सवेरे उन लेसन्स को वो सुने, डाउनलोड करें और अपने आगे की तैयारी करें। शाम को टाइम मिलता है, दिन में टाइम मिलता है, तो अपनी सुविधा से वो अपना अध्ययन जो है वो जारी रख सकते थे। फिर दौर आया पेंडेमिक का। अब ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने थी जब सब कुछ थम गया, पूरी दुनिया थम गई। रेल, हवाई जहाज, टैक्सी, सबके पहिए थम गए, चक्के जाम हो गए।
और एक संकट हमारे सामने आया कि कैसे हम इस माहौल से निपटें। पूरी शिक्षा व्यवस्था के सामने चुनौती आ गई। ऐसे दौर में बात आई ऑनलाइन शिक्षा की, और मैं बात करूंगा आपसे प्राइमरी क्लासेस से। देखिए, अब आप कल्पना कीजिए उस 4-5 साल के बच्चे की, वो जिस तरह से ऑनलाइन सुबह 9 बजे क्लासेस शुरू होती हैं और वो क्लासेस 1 बजे तक चलती हैं। अब वो उस बात पर बाई चांस संयोगवश कुछ चर्चा नहीं हो पाई। उस बच्चे की मनस्थिति देखिए, वो दिन भर उस मोबाइल के ऊपर, कितने घरों में लैपटॉप होंगे कि उस छोटे से स्क्रीन पे बच्चा जूझ रहा है, साथ में पेरेंट्स भी जूझ रहे हैं, उसके होम असाइनमेंट्स करवा रहे हैं। कितने परिवारों में, अर्बन और रूरल एरियाज की अभी डिजिटल डिवाइड की बात अपने यहाँ की जा रही थी, कितने परिवार उस तरह से एक्सेस हो पाएगा। मैंने मेरे कुछ मित्रों के बच्चों ने मुझे वो मेल भेजे कि अंकल आपके पास यदि वो हो, प्रिंटर हो, तो हमें इसके प्रिंट आउट निकाल के दे दीजिए, बच्चों को होम असाइनमेंट करवाना है, उनकी शीट्स भरनी है। तो अभी भी समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग तकनीकी दृष्टि से समृद्ध नहीं है। अब उस बच्चे की कल्पना कीजिए, वो 3-4-5 साल का बच्चा जो स्कूल में जाकर के, जिन मूल्यों की बात अभी नीरज जी और दिलीप जी कर रहे थे, कि जाकर के वो एक ब्रदरहुड की बात सीखता है, बच्चों के साथ अपने खाना शेयर करता है, वो जो सारे के सारे मूल्य हैं, सहानुभूति होती है उसके साथ। तो उस ग्रुप के साथ रह करके उसका जब जीवन आगे बढ़ता है, वो बड़ा होता है, तो किस तरह से अपने दोस्त बनाएगा, कैसे सुख दुख में उसके साथ चीजों को अप्रत्यक्ष रूप से हम उन मूल्यों को सृजित करते हैं। और मैंने तो साहब अपने पूरे जीवन काल में देखा है कि शिक्षक विद्यार्थी के लिए भगवान होता है। मेरी मैडम ने, मेरे सर ने ये बात कही है, नहीं यही सही है, तो आप देखिए। और हमारे यहाँ तो कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए। जिस गुरु को ईश्वर के बराबर मान लिया गया हो, और मैंने इस बात को महसूस किया है कि शिक्षक का क्या महत्व विद्यार्थी के जीवन में होता है, उसके पूरे व्यक्तित्व को ढालने में होता है। तो इस सारे दौर में वो बच्चा जब ऑनलाइन के सामने बैठा है, 3-4 घंटे मोबाइल पे वो स्क्रीन शेयर कर रहा है, फिर उसके बाद वो टेलीविजन भी देखता है, या वो और भी जो प्रोग्राम्स हैं, जो अभी गेम्स की बात हो रही थी, तो टोटल आवर्स जो दिन भर में उसका स्क्रीन शेयर है, उसमें उस बच्चे की क्या स्थिति होगी। आप डॉक्टर्स की इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स उठा करके देखिए, 1.5 साल तक के बच्चों को तो बिल्कुल मना किया गया है कि वो स्क्रीन पे ध्यान न दें, उनको न दिखाया जाए। फिर कम से कम 4 साल तक बच्चों के लिए कहा गया है कि वो आधा 1 घंटे तक देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और अधिक देर तक तो उनके साथ हेल्थ की प्रॉब्लम है, आंखों में पानी आने लगता है, जलन होने लगती है, वो बच्चे में चिड़चिड़ापन हो जाता है, कहीं एक उदासी का भाव होता है। तो वो जो सारे कैरेक्टर्स हैं उसमें, उनके साथ वो क्या कितना जुड़ पाएगा। तो ये जो बच्चों के स्वास्थ्य से लेकर के उसकी मनस्थिति विकसित करने का ये प्रयास किया जा रहा है, एक अंधी दौड़ शुरू हो गई है मुझे लगता है। हालांकि कुछ स्कूलों में ये किया गया है कि आधा घंटे क्लास ली गई, 15 मिनट का ब्रेक किया। तो क्या बच्चा उस टाइम डिसिप्लिन के साथ जुड़ सकता है। और एक और खतरे की ओर संकेत करना चाहूंगा मैं, शिक्षक की निजता को जो खतरा हो गया, उस पर हमने कभी नहीं सोचा। अब जब उस बच्चे को टीचर पढ़ा रही हैं या पढ़ा रहे हैं, वो पेरेंट्स भी उस टीचर को पढ़ाते हुए देख रहे हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसका उच्चारण कैसा है, उसका पढ़ाने का तरीका क्या है, उसकी ज्ञान किस तरह का है, बहुत सारा है, बौद्धिक विमर्श, बहुत सारी चीजें हैं। और अब मान लीजिए उसके पेरेंट्स ने अपने बच्चे के सामने शिक्षक के व्यक्तित्व पर कोई टिप्पणी कर दी, उसकी टीचिंग मेथोडोलॉजी पर टिप्पणी कर दी, तो बच्चे के मन में उस टीचर के बारे में क्या ओपिनियन बनेगी। तो ये जो साइकोलॉजिकल खतरे आ रहे हैं, मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि बिना अध्यापक, बिना से अभिभावकों के वो बच्चा उन चीजों से जुड़ नहीं सकता। तो उस शिक्षक पे बड़ी जिम्मेदारी आ गई। दूसरी स्थिति की कल्पना कीजिए आप, हमारे देश में ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास बड़े बड़े घर हैं, 1 या 2 कमरे के मकान, और उसी में उस दौर में बच्चा पढ़ भी रहा है, वर्क फ्रॉम होम भी हो रहा है, और भी घर के सारे काम हो रहे हैं। और मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, उसका एक छोटा भाई बहन है, या हमने तो वेबिनार्स में कई बार ये महसूस किया है कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स जुड़ते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे कभी रोना शुरू कर देते हैं, कभी और तरह की चीजें हो जाती हैं। तो ये सारी चुनौतियां ऑनलाइन शिक्षा की एक बहुत बड़ी चुनौती की ओर संकेत करती हैं कि किस तरह से हम एक सरल, सहज, स्वाभाविक माहौल में उन बच्चों को ये शिक्षा दिला पाएंगे। दूसरी जो प्रॉब्लम है, अपन ने अभी देखा, अपने यहाँ कई बार तकनीकी व्यवधान हो गया है करने के लिए। तो जब एक साथ, थोड़ा बहुत संकेत दिलीप जी कर रहे थे उस ओर, कि जब एक इतना बड़ा समूह किसी वेबसाइट से जुड़ता है, तो आप बताइए, मैंने तो हमारे विश्वविद्यालय में देखा है 3-4-5 हजार विद्यार्थियों के एग्जामिनेशन फॉर्म के समय कई बार वेबसाइट क्रैश हो जाती थी। जब आप एक वेबसाइट के माध्यम से बहुत बड़े छात्र समूह को जोड़ना चाहेंगे, तो क्या क्या लगेगा कि आपकी वेबसाइट क्रैश नहीं हो जाएगी।
मैं अभी जब मेरा ये वाईफाई काम नहीं कर रहा था तो मैंने अपने मोबाइल से एक लेक्चर शुरू किया, करीब 1.5 घंटा लग गया मुझे फेसबुक लाइव, और वो मैसेज आ गया मेरे पास कंपनी से कि आपका जो डेटा प्रेस्क्राइब्ड 1 दिन का वो लगभग खत्म हो गया है, हम आपकी स्पीड धीरे कर रहे हैं। तो मित्रों, एक दूसरी प्रॉब्लम ये है कि डेटा का क्या होगा। और फिर कल्पना कीजिए उस आम विद्यार्थी का जिसके पास वित्तीय संसाधन नहीं है उस डेटा को खरीदने के लिए, उस डेटा को प्राप्त करने के लिए, वो किस तरह से आपकी सारी शिक्षा को ग्रहण कर पाएगा। ये एक तकनीकी चुनौती है। वेबसाइट्स क्रैश होने से लेकर के उस डेटा जो सरकारी जो हमारे यहाँ कॉलेजेस हैं, उनके बहुत सारे मेरे शिक्षक मित्र भी हैं और जो मेरे विद्यार्थी हैं वो भी वहां शिक्षक हो गए हैं। उनसे जब मेरी बात होती है तो वो कहते हैं साहब, हम रिमोट एरियाज में जो कॉलेजेस में शिक्षक पढ़ा रहे हैं कि उनके वहां जो विद्यार्थी आ रहे हैं वो लोअर मिडिल क्लास के विद्यार्थी हैं। उनके पास तो ये सब कुछ तकनीकी सुविधाओं का नितांत अभाव है, केवल एक ऑर्डिनरी मोबाइल फोन है। तो केवल आंखों में पूरा करने से कि हमने साहब इतनी ऑनलाइन क्लासेस लगाई, हमने इतने सिलेबस करा दिया और हम एग्जाम ले लेंगे, एक बहुत बड़ी युवा पीढ़ी के साथ मेरे ख्याल छलावा होगा। तो ये जो स्थिति है, तो मुझे लग रहा है कि एक पूरे के पूरे इस दौर में हमको बहुत ही समग्रता के साथ विचार करना पड़ेगा कि किस तरह से हम ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, क्योंकि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं इनका जो विस्तार है वो तो रिमोट एरियाज तक भी है, क्योंकि अब हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही, ये चुनौती आज की है, जैसे जैसे डिजिटल फैलाव होगा तो हो सकता है कि ये गांवों में भी चीजें पहुंच जाएं, तब शायद ये चुनौतियां नहीं रहें। लेकिन मेरी सिर्फ चिंता इतनी सी है कि जब इन बड़े बड़े शहरों में रह करके हम, दिल्ली, जयपुर और मेरठ जैसे शहरों में हम रह करके यदि काम कर रहे हैं और वेबिनार्स को भी हम 1 घंटे तक पूरी तरह सस्टेन नहीं कर पाते हैं, बार बार तकनीकी व्यवधान आता है, तो मुझे लग रहा है कि इसके साथ एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये सही है कि ऑनलाइन शिक्षा ने आपको इंस्टेंट, ऑनलाइन, एनीवेयर, एक्सेसिबल की सुविधा दी है। एक जो दूसरी बात है कि फॉर्मल एजुकेशन में मैंने कई बार देखा कि मेरे डिपार्टमेंट में लगभग रिटायरमेंट के आसपास जो व्यक्ति थे वो भी जर्नलिज्म सीखने के लिए आते थे। अब कंप्यूटर लिटरेसी की बात देखिए आप, वो जो विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि कोर्सेज तो बहुत सारे शुरू कर दिए आपने, तो ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो वो जो विद्यार्थी है उसकी कंप्यूटर लिटरेसी कितनी है। कभी हम कहते हैं कि एप्पल ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, फलाने, ये सब बातें करते हैं अलग अलग हम। वो जो अब मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति है जो इन तकनीकी शब्दों को नहीं समझता है, वो कैसे इन सारी चीजों को ले पाएगा, किस तरह से वो लेसन्स आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस हैं, क्या गारंटी है कि वो क्वेश्चंस जो है व्यक्ति खुद कर रहा है, या मान सीनियर व्यक्ति है, हम लोग, हमने बच्चों से कह दिया यार तुम देखना जरा, ऐसे करके भेज देना, ये असाइनमेंट पूरे हैं। हमें इस और भी ध्यान देना पड़ेगा कि ऑनलाइन एजुकेशन में ड्रॉप आउट कितना है। अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ड्रॉप आउट्स बहुत हो रहे हैं। आपके पास ये फिगर तो है कि 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो गए, लेकिन मैं जानता हूं जो मूक कोर्सेज में मेरे मित्र लोग जुड़े हुए बताते हैं कि ड्रॉप आउट बहुत होते हैं, क्योंकि जो असाइनमेंट्स है वो नहीं कर पाते हैं, टाइम पे भर के नहीं भेज पाते हैं, और परिणाम ये होता है कि वो उसको नहीं कर पाते हैं। तो ये जो सारी की सारी चुनौतियां हैं, तो मुझे लग रहा है कि इसमें कहीं हमको देखना पड़ेगा कि किस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन को हम यूजर फ्रेंडली बनाएं। फिर दूसरी दिक्कत यह है कि जो एम्प्लॉयर है वो कितना स्वीकार करेगा आपकी ऑनलाइन डिग्रीज को। तो क्या हम कोई ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि जो लोग इंडस्ट्री में हैं और इधर जो एजुकेशन में है, ये दोनों कहीं बैठ करके, क्योंकि अभी तो ये बात होती है कि साहब जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज हैं इसमें जो आप पढ़ा रहे हैं वो हमारे किस काम का है, डी लर्न करिए पहले इनको, हम नए सिरे से पढ़ाएंगे। तो जो इंडस्ट्री की नीड्स हैं और जो एकेडमिक नीड्स हैं, इनको जॉइंटली एक एक मंच पर आना पड़ेगा, सेकंड करना पड़ेगा, और उसके बाद उस सिलेबस को फ्रेम करना पड़ेगा और उसके हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक जो चैलेंज अभी अभी क्या होता है कि अभी जैसे ये पेंडेमिक में जो सारा दौर आया, उसमें हमने एक ऑर्डर निकाला, कई राज्य सरकारों ने, मैंने देखा अखबारों में पढ़ा, ऑर्डर निकाल दिया कि टीचर्स अपने ये जो ऑनलाइन मटेरियल तैयार करेंगे। मैंने कुछ मित्रों ने अपने वीडियोस भी शेयर किए, मैं सही कह रहा हूं आपको, उन वीडियोस को देख करके मैं 5 मिनट भी वो क्लास अटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि उन टीचर्स को पता ही नहीं है कि किस तरह से शूट करना है, क्योंकि ना तो उनको मालूम, ना उनके घर में जो जिनसे वो उस कैमरे के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से लेना चाहते हैं फोटो, उनको भी आइडिया नहीं है। फिर उसकी एक अलग तकनीक है। इग्नू जैसी यूनिवर्सिटीज ने, तो मुझे ध्यान है कि एक दौर में जब यूनिवर्सिटीज आई थी तो बाकायदा ट्रेनिंग देते थे, किस तरह से लेसन्स को लिखना है, कैसे वीडियोस बनाना है, इसकी बाकायदा एक ट्रेनिंग है, कैसे कैसे उच्चारण होंगे, कैसे कंटेंट तैयार किया जाएगा। तो हमारे यहाँ पे जो पेंडेमिक के दौर में शुरू किया गया, एक ऑर्डर निकाल दिया गया, मार्च लगभग कोर्सेज पूरे हो चुके थे और अनायास थोप दिया गया, जैसा कहा कि शिक्षक भी वॉरियर है और 24 घंटे काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें हैं, लेकिन कहीं कोई सिस्टमेटिक काम नहीं हो पाया
कि आपने बाकायदा ये किया गया हो कि साहब फलाने शिक्षक जो है, एक डिपार्टमेंट में 4 टीचर्स हैं, तो फलाने यूनिट को ये टीचर तैयार करेंगे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, कई टीचर्स ने किताबों के फोटो खींच खींच के व्हाट्सएप पे शेयर कर दिए। तो मुझे लगता है कि उसकी और भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम एक पूरी तैयारी के साथ, सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ, स्टूडेंट्स की नीड को समझते हुए, क्योंकि यदि ये नहीं कर पाए, वो ठीक है, आप अखबारों में खबरें छप गई हमारे यहाँ कि फलाने राज्य के अंदर वेबसाइट के ऊपर 8000 वीडियोस अपलोड किए, उन 8000 वीडियोस में से 100 भी काम के हैं कि नहीं है, इसका भी तो कोई मूल्यांकन होना चाहिए। कोई कमेटी हो जो उस चीज को देखे। और हालत आपके डेटा की यह है, मुझे एक 10 मिनट का वीडियो अपलोड करना पड़ा यूट्यूब के ऊपर, उसमें 8 घंटे लग गए मुझे। तो जो ये जो प्रॉब्लम आती है कि किस तरह से वीडियोस अपलोड किए जाएंगे, कैसे स्टूडेंट्स की एक्सेस में होंगे, कैसे उसको हम प्रचारित करेंगे। तो पेंडेमिक के दौर में ऑनलाइन शिक्षा को हमने जिस तरह से एडॉप्ट करने की कोशिश की, उसके बेस पे एग्जाम कराने की कोशिश की जाएगी, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ ये एक दुर्घटना साबित होगी। इसके पहले अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ये पेंडेमिक अचानक आया और हमारी कोई तैयारी नहीं थी कि शिक्षा में क्या करें। लेकिन फिर भी सरकारी प्रयत्नों को हम इस बात में, अभी मैं कल हमारे एक स्थानीय अखबार में ये पढ़ रहा था कि माननीय हमारे जो मानव संसाधन मंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा इस बात को प्रोत्साहित करके ये कहा है कि आने वाला समय ऑनलाइन शिक्षा का है। और मैं भी सहमत हूं इस बात में कि आने वाला समय ऑनलाइन शिक्षा का है और हमें इसे स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन जो स्किल्स की बात आई थी, देखिए स्किल्स भी एक टीचर टॉट के बीच में एक रिलेशन होता है। मेडिकल में डिसेक्शन करने पड़ते हैं, इंजीनियरिंग का अपना एक अलग नीड्स है, लिटरेचर की अपनी अलग नीड्स हैं। तो उस सारे माध्यम को हम किस तरह से करेंगे, इसके लिए वो भी जो हमारे हायर एजुकेशन की जो बॉडीज हैं, एकेडमिक बॉडीज हैं, उनको कहीं इसके बारे में सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तभी मुझे लगता है, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा से एक बहुत बड़ा फायदा आपको यह है कि धन की बचत होती है, टाइम सेव होता है आपके पास, क्योंकि जो बड़ी बड़ी फीस देनी पड़ती है लाखों रुपए की, वो फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी। आप डिमोन्स्ट्रेट करके तो चीजों को दिखा सकते हैं, लेकिन उस बच्चे को प्रैक्टिकली कैसे, जैसे त्रिशु जी ने कहा कि कैमरे का आपने दिखा तो दिया कि कैमरे के ये एंगल्स है, ये हैं, लेकिन जब तक बच्चा कैमरे को लेगा, ट्राइपॉड लेगा, उस पर कैसे खोलते हैं, कैसे लगाते हैं, खुद हाथ से नहीं करेगा, तब तक वो नहीं कर पाएगा। जब हमने साइकिल सीखी चलानी, 4 बार गिरे थे हम, तब जाके साइकिल सीख पाए थे हम लोग। तो ये सारे दौर के लिए व्यक्ति को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। तो जब तक ये चीज नहीं होगी, तो मुझे नहीं लगता है, आप कितनी स्किल यूनिवर्सिटीज खोल लीजिए, कितने ही कॉलेजेस को एफिलिएशन दे दीजिए, हम कोई बहुत बड़ा चमत्कार पैदा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि केवल एक ऑल्टरनेटिव देने के नाम पे जो ऑनलाइन शिक्षा को हमने लागू करने की कोशिश की, तो इस देश की शिक्षा का एक बहुत बड़ा डिजास्टर या दुर्घटना साबित होगी। इसके पीछे एक सुचिंतित योजना होनी चाहिए। इसमें कौन लोग जुड़ रहे हैं। और दूसरी बात, मैं आज सुबह एक मोबाइल खरीद के आता हूं, शाम तक बड़ा दुखी रहता हूं कि यार एक दिन कुछ घंटे रुक जाता तो जो नया मोबाइल आया उसमें नई टेक्नोलॉजी आ गई है। तो जो हमने लेक्चर प्रिपेयर कर लिए और यदि वही हम साल 2 साल तक दिखाते रहे, वो तो आउटडेटेड हो जाएंगे। तो उस नई तकनीक के साथ कैसे हम अपडेट कर सकते हैं, ये मुझे लगता है कि दूसरी चुनौती है। और इस ऑनलाइन शिक्षा की ये जो डिग्रीज हैं, इनको भी मान्यता दिलाने के लिए मुझे लगता है कि जो एम्प्लॉयर है उसके साथ हमको बैठना पड़ेगा और उसको भी ये कहना पड़ेगा कि इन डिग्रीज में हमने इस तरह से विद्यार्थियों को तैयार किया है, तो यदि आप इसको तैयार करेंगे तो आपके लिए ये जो बच्चे हैं वो हेल्पफुल हो पाएंगे हैं। तो मुझे लगता है कि बातें तो बहुत सारी है और 1 घंटे का समय निर्धारित किया था हमारे भाई नीरज जी ने, तो उनसे मेरा ये अनुरोध है कि क्वेश्चन आंसर हो। तो मुझे लगता है कि और जो चीजें छूट गई हैं वो शायद निकल करके आएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे एक मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इन तमाम बिंदुओं पर आपने बात की, पेंडेमिक से पहले की भी बात की, पेंडेमिक के दौर की बात की, और इसके बाद में ऑनलाइन शिक्षा का भविष्य क्या होगा इस दौर भी आपने बात की। और सवाल बड़े गहरे हैं और उसके जवाब भी उतने ही गहरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये भी सवाल है कि क्या डॉक्टर ऑनलाइन हो सकेगा, क्या अगर डॉक्टर को ऑनलाइन बनाने लगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी साहब, ना, नीम हकीम खतरा जान का मामला हो जाएगा। इंजीनियरिंग अगर ऑनलाइन करने लगे तो पता लगा कि जो बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, सेतु बन रहे हैं, उनमें से कोई ना कोई ध्वस्त हो जाए। रंग और चित्रकारी एक बहुत छोटा सा अनुभव शेयर करूंगा। किसी को स्विमिंग सिखानी है आपको, अब उनसे आप कहिए कि साहब पानी में ऐसे छलांग लगाइए, सांस को रोकिए, हाथ को ऐसे कीजिए और उसको पानी में धक्का दे दीजिए, आप जानते हैं परिणाम क्या होगा। सत्य बात है। या कार हाथ में दे दीजिए, कार हाथ में दे दीजिए ये कहकर के कि साहब इसको स्टीयरिंग को ऐसे पकड़ना है, गियर को ऐसे चेंज करना है,
फिर यदि दुर्घटना होगी तो उससे पूछेगा कहां से सीखा, ऑनलाइन सीखी थी कार। तो हर बिल्कुल जगह सही ये बात है ऑनलाइन सर। जो है वो मुझे लगता ऑनलाइन है कि जो व्यावहारिक धरातल पर चीजों को सोचना पड़ेगा। जी। बिल्कुल ठीक बात है। माय कार इज फिशिंग हिलिन ना डूलिंग ऑनलाइन में, है ना सर? ये बिल्कुल सत्य बात है ना? तो बड़ा दिक्कत हो जी जाएगी। और जिस जिस ओर आपने भी इशारा किया, जिस ओर दिलीप जी ने भी इशारा किया और तिरुशु जी ने जिस बात को प्रसारित किया, ये बात सत्य बात है कि ये चुनौती बहुत बड़ी चुनौती है और ये चुनौती रुकनी भी चाहिए, ये भी बड़ी आवश्यक है। हर चीज जो ऑनलाइन नहीं हो सकती, स्किल को भी बढ़ाना पड़ेगा, मूल्य भी रोपित करने पड़ेंगे। मैं निवेदन करता हूं कि उषा जी भी अगर आ जाएं तो बहुत अच्छा रहे। ये सभी बातें हमें सोचनी और विचारनी पड़ेगी। और मैं कुछ सवाल ले लूं, इसकी अनुमति संजीव भानावत जी से हाँ हाँ, चाहता हूं। बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल। लोकेश बाजिया जी का एक सवाल है, क्या बच्चों को बौद्धिक व सामाजिक रूप से विकसित करने में ऑनलाइन शिक्षा भारतीय संस्कृति के नजरिए से सही है? क्या लगता है सर आपको? देखिए, मैंने आपसे कहा कि ऑनलाइन शिक्षा समय की आवश्यकता है, आप जी, इसे नकार नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह का दौर आ गया है तो इस संवाद की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, है ना, ये डिपेंड करता है कि उस शिक्षा को देने की तैयारी कहाँ और किस मंच पे की जा रही है, कौन लोग शिक्षा दे रहे हैं, किस तरह से कोर्स का कंटेंट। इस तरह के सवालों का एक पंक्ति में जवाब नहीं दे सकते आप, क्योंकि माध्यम का उपयोग जो लोग कर रहे हैं वो उनका खुद का, वो कितने क्रिएटिव हैं, वो कितने रचनात्मक हैं। देखिए, अभी पेंडेमिक के दौरान मेरे एक मित्र हैं वहां गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर अंकुरन, उन्होंने इस पेंडेमिक को लेकर के पूरा एक कार्टून बेस्ड एक पुस्तक छापी। उनको भारत सरकार का जो वैज्ञानिक मंत्रालय है, इससे भी सहयोग मिला। तो वो होता है कैसे एनिमेटेड चीजों को आपने दिया, तो वो चीज भी एजुकेट कर रही है ना। आपने यूट्यूब पर देखा होगा कितने छोटे छोटे वीडियो आ गए जो आज के दौर की जो आवश्यकताएं हैं, हाथों को पेंडेमिक के दौर में आपको कैसे धोना है, इसको भी आप कितने क्रिएटिव तरीके से बता सकते हैं। तो वो जो आप बात कर रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन शिक्षा के अंदर आप ट्रेन नहीं कर सकते, लेकिन सवाल यह है कि वो जो टीचर और टॉट, समझने वाला किस तरह से का उपयोग करता है और पढ़ाने वाला कैसे अपनी चीजों को प्लान करता है। और जैसा मैंने कहा कि अभी अपन अब इसमें अभी तो अपन 5 या 6 लोग हैं यहाँ पर, डायरेक्ट बातचीत नहीं हो सकती, लेकिन आने वाले टाइम में मान लीजिए वो दौर आए और अभी भी कुछ प्लेटफॉर्म पे ये पॉसिबल है कि हम डायरेक्ट इंटरेक्शन कर पाते हैं, तो उस तरह का इंटरेक्शन हो जाए और कम्युनिकेटर जो है यदि उस चीज को बांधे रख सकता है, तो मुझे लगता है कि एक सीमा तक हम इसके माध्यम से, मेरा स्पष्ट मत यह है, और अभी ये बात भी आई थी अपनी चर्चा में, कि ऑनलाइन शिक्षा टीचर को रिप्लेस करने के लिए नहीं है, टीचिंग मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, टीचर की शब्द की महत्ता हमेशा बनी रहेगी। हम तो उस दौर से निकल करके आए हैं जहां छपी हुई पुस्तकों की खुशबू आज तक हमको एक एहसास कराती है। जब तक उस लाइब्रेरी में नहीं जाते हैं तब तक लगता नहीं है। अब ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी आपके पास लाखों किताबें उस पर मिल गई हैं, लेकिन शायद वो एहसास जो उस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में, या 13,000 पुस्तकें तो मेरी लाइब्रेरी में ही है, वहां जाकर के जो हमको एक एहसास होता है, तो ये लेकिन नया दौर जो आ रहा है वो किंडल पे किताबें पढ़ रहे हैं। तो उस चीज को एहसास करने के लिए मुझे लगता है प्रॉपर ओरिएंटेशन की बहुत अधिक आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। अभी महेंद्र जी का, मेरे ख्याल से मैं अगर गलत नाम नहीं पढ़ रहा हूं तो, उनका सवाल था कि कोविड-19 के बाद में उच्च शिक्षा का क्या रूप रहेगा और मीडिया जो अफवाहें फैला रहा है, स्पेशली सोशल मीडिया, उसकी क्या तरीका रहेगा, इसको कैसे रोका जा सकता है? इस पर थोड़ा सा अगर आप बोल दें, क्योंकि ये सवाल कई बार देखिए, जहां तक सोशल मीडिया की भ्रामक सूचनाओं को लेकर के बहुत समय से बात उठ रही है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि सोशल मीडिया एक ऐसा मंच है या एक ऐसा हथियार हमारे हाथ में आया है जहां हम सूचनाओं का लोकतांत्रिकरण हुआ है। वो माध्यम है जहां हम निःशुल्क रूप से पूरे दुनिया के अंदर पहुंच सकने में सक्षम है, बशर्ते कि जहां हम पहुंचे हैं वो हमारी भाषा को जानने समझने वाला हो। अब आपने देखा है कि ऐसी कोई, पहले तो हमें एक मीडिया लिटरेसी को प्रमोट करना होगा कि यदि कोई ऐसी खबर आ रही है तो हम उसको फॉरवर्ड करने के पहले 3 बार ये सोचें। चेक एंड रीचेक वाली बात जो है, मीडिया हाउसेस के अंदर भी किसी खबर को प्रसारित करने के पहले इनका एडिटोरियल सिस्टम होता है। तो सोशल, अब पीआईबी ने जैसे अपने यहाँ पर सुविधा दे रखी है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। गूगल ने बाकायदा देश भर में इतने ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए और बहुत सारे इस तरह के एक्सपर्ट तैयार किए जो फेक न्यूज को डिटेक्ट करने के लिए किस तरह के माध्यम है वो किया है। तो मैंने आपसे कहा ना, हर तकनीक के साथ कुछ समस्याएं जुड़ी हुई हैं। कोई भी तकनीक फुल प्रूफ हो ऐसा ना पहले कभी हुआ है ना होगा। ऑनलाइन एजुकेशन के जो पॉजिटिव और स्ट्रेंथ है, हम उसको स्वीकार करें। हम तो आने वाले समय में, जैसा मैंने आपसे कहा, कि भविष्य ऑनलाइन एजुकेशन का ही होगा, क्योंकि ये पेंडेमिक कब खत्म होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।
हमारी पूरी जीवन शैली, पूरी संस्कृति को बदलाव एक तरह से आ गया है। तो पूरा जो कंपोनेंट है वो पूरा भले ही इस पर निर्भर नहीं हो, लेकिन इस ओर जाना आज के दौर में ये एक तरह से अनिवार्यता होगी। अब ये नीति निर्माताओं पर निर्भर करता है कि इस पूरे सिस्टम को वो कितना प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने में हमारे संसाधनों का उचित और प्रभावी उपयोग कर सकते हैं। दिलीप जी से मेरा सवाल है जो प्रियंका कटारिया जी ने पूछा, और एक सामने आप एक सवाल जरूर देख रहे होंगे स्क्रीन पर, मयंक जैन जी का, इनको भी शामिल कीजिएगा। और सवाल ये है कि उनका कहना है कि पूरी तरह से सहमत हैं दिलीप जी की बात से, इस प्रणाली में सभी बच्चे नहीं जोड़ पा रहे हैं और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। सभी बच्चों को जोड़ने का तरीका और माध्यम क्या रहे? और इसी तरीके से मयंक जी का सवाल है कि ऑनलाइन कोर्स की फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या होना चाहिए? दिलीप जी। मैं पहले प्रश्न का पहले उत्तर देता हूं। प्रियंका जी ने जो पूछा है कि इसको जोड़ने का, सभी बच्चों को जोड़ने का इसका क्या ही एक मैकेनिज्म हो सकता है। पंचायती राज व्यवस्था भारत में काफी हद तक लागू है और कम्युनिटी जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और जो एनजीओज हैं उनकी भी कई सारे आशा वर्कर्स हैं, इस तरह के जो ग्रुप्स हैं जिस पर मैंने बात किया था अपने रिसर्च के दौरान भी, कि मीनवाइल जब तक कि उनके हाथों में मोबाइल नहीं चला जाता, एक कम्युनिटी जो आईटी सेंटर होता है हर गांव में एक बना पड़ा हुआ है। बहुत सारे गांव में वो फंक्शनिंग में भी है और अच्छा काम भी कर रहे हैं। बहुत सारे गांव में वो करप्शन का एक शिकार है, वहां केवल प्रधान जी के और सरपंच जी के एक काम का जरिया बन के रह गया है। तो वहां पर इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं हो पाती, तो उसको स्ट्रेंथन करना और वहां पर जो करप्शन की चीजें हैं उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करना, तो इससे बड़े सारे अच्छी चीजें हो सकती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है केरला में जो प्रैक्टिस हुई है, केरल में हरियाणा के 3-4 गांव में जो प्रैक्टिस हुई है और राजस्थान के नागौर जिले में जो प्रैक्टिस हुई है वो इसका उदाहरण है। और आपको अगर याद हो कि अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट जब आए थे और कानपुरा राजस्थान में जो जगह है, अगर मैं नाम सही पर बोल रहा हूं, वहां से जिस तरीके से ई पंचायतों को संबोधन किया था उस समय बिल क्लिंटन जी ने, अगर मुझे लगता है कि अगर उस तरह की प्रक्रिया को हम बढ़ावा दें देश में और इस तरह के करप्शन को अगर मिनिमाइज कर दें, तो सभी बच्चों को, जो जरूरतमंद बच्चे हैं जिनके पास इस तरह की सुविधाएं नहीं है, जो मोबाइल नहीं खरीद सकते, ऑनलाइन नहीं आ सकते, उनको उस रूप में जोड़ा जा सकता है तब तक जब तक कि उन सभी के लिए वो सुविधाएं न मौजूद हो जाए। दूसरा जो कोर्स और फीस स्ट्रक्चर की बात करने की आपने बात कही है, उस पर मैं बात अगर करूं कि इस पर बेहतर गुरुदेव संजीव भानावत और त्रिशु शर्मा जवाब दे पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आज के दौर में जो सबसे बड़ी चुनौती है, आप लोग ने उस पर इंकित भी किया है, उषा मैम ने उस पर थोड़ा सा ये किया है और त्रिशु सर ने कहा है कि जहां पर हम ऑनलाइन कॉलेज में जो काम कर रहे हैं उससे ज्यादा घर पे काम कर रहे हैं, फिर भी सैलरी डिडक्ट करके आ रही है। तो मुझे लगता है कि अगर उस रूप को ध्यान में रख करके अगर हम फी स्ट्रक्चर तैयार करें, तो वो जो इस तरह के जो ओनर हैं, जो एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे कल को, हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन या प्राइवेट स्कूल्स खासकर। एक दिन हमारी नीरज जी से बात हो रही थी, नीरज जी कह रहे थे कि देखिए बच्चे तो घर पे हैं, फिर भी बच्चों की फीस की उन्होंने लंबी लिस्ट जमा रखी है, तो कैसे दिया जाए। तो ये एक बड़ी चुनौती है और सरकार को इस पर चाहिए कि एक यूनिवर्सल पॉलिसी सबसे चर्चा करके ले आए और एक मिनिमम फीस रखे। जैसे ऑनलाइन कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज की फीस होती है, सबसे कम फीस होती है। आप मास्टर की डिग्री आपको लेना हो, मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर आप मास्टर्स की डिग्री 2800 रुपए में फर्स्ट ईयर, 2800 में और 3200 में सेकंड ईयर आप कर सकते हैं। आप कैन यू इमेजिन अबाउट दैट कि इतनी सस्ती हायर एजुकेशन डिस्टेंस मोड में शायद कहीं हो। अब गुरुजम्बेश्वर आई थिंक 12-14 हजार रुपया गुरुजम्बेश्वर का है और कुरुक्षेत्र का लगभग 4-5 हजार रुपया है। तो मुझे लगता है कि एक मिनिमम अमाउंट जो बच्चा अफोर्ड कर सके वो रखना चाहिए, न कि अपने फायदे की बात सोचना चाहिए। एक तरह से रतन टाटा की ये बात बड़ा अच्छा मुझे लगता है और उसको एजुकेशन में लेके आना चाहिए कि ये 2020 जब तक ये पेंडेमिक सिचुएशन है, ये अपने जीवन को बचाने की है और अपने लिए कुछ करने की है, समाज सेवा। जो मूल्य की बात कर रहे थे गुरुदेव संजीव बनावत, मैं कह रहा हूं कि इस तरह के से मूल्यों को इनकलकेट किया जा सकता है। अगर तुम्हें स्टारडम मिला है, तुम बिजनेस में टाइकून अगर बने हो, तो शायद इसलिए बने हो क्योंकि इन्हीं आम लोगों ने बनाया है। तो इन आम लोगों को इस समय आपको बना के रखना है ताकि कल को फिर आपकी बात साथ बनी रहे। ये मेरे प्रश्न का जवाब। मैं उस बहुत बहुत धन्यवाद। एक और त्रिशु जी से मैं सवाल पूछना चाहूंगा और बड़ा सीधा और सपाट सवाल है, साधना श्रीवास्तव जी का है। जब पूरा मैटर और सिलेबस ऑनलाइन मिल रहा है तो स्टूडेंट क्लास क्यों आएगा? क्या कहेंगे आप?
देखिए, इसी मुद्दे पर आधारित हमारी पूरी चर्चा, ये परिचर्चा रही है कि स्टूडेंट कभी ये ऑनलाइन टीचिंग जो है, ये एक टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकती है। जो वाद संवाद प्रत्यक्ष रूप से एक कक्षा में होता है, उसको ऑनलाइन से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। और रही बात सिर्फ ऑनलाइन मटेरियल्स ई बुक्स या ट्यूटोरियल्स या यूट्यूब पे आज बहुत से कंटेंट अवेलेबल है, उससे आप जानकारी बढ़ा सकते हैं। मगर जो क्रॉस क्वेश्चन है, क्वेश्चंस और आप डायरेक्ट इंटरेक्शन की जो फैसिलिटी है, वो उन चीजों में उपलब्ध नहीं है। तो ये एक लिमिटेशन है उस चीज की। जी त्रिशु जी, मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। हाँ। ये जो सारा सिस्टम है, दिलीप जी ने भी बात की आपके इन डिस्टेंट मोड के जो पाठ्यक्रम है और ऑनलाइन शिक्षा की, इस सारे सिस्टम ने एक जो खतरा पैदा किया है वो पुस्तकों के प्रति खतरा पैदा किया है। आप कल्पना कीजिए, कोई विद्यार्थी बिना पुस्तकों के अपना कोर्स कर लेगा, कैसी कैसी पीढ़ी तैयार करेंगे हम। ये जो आप बात कर रहे हैं, ये सारा जो सर्च इंजन की, वहां जो सामग्री है कितनी अधिकृत है, कितनी ऑथेंटिक है। मैं तो अपने जीवन में कई ऐसे अनुभव रहे हैं कि जब उस सामग्री को लेकर के हमने कहीं बात करने की कोशिश की है, तो बहुत सारे तथ्यों में उसमें अंतर था और मतभेद था। हम लोग जिस पीढ़ी से पढ़ करके आए हैं, एक एक टॉपिक को पढ़ने के लिए जो 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 मूल पुस्तकें होती थी उनको पढ़ करके हम नोट्स बनाते थे, और पिछले 10-15 साल से मैं देख रहा हूँ कि प्रवृत्ति खत्म हो गई है। तो ये जो ऑनलाइन शिक्षा है, यदि इसने इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है पढ़ने की, उसको नुकसान पहुंचाए, तो मैंने जो बात कही थी आपके कि हम उस विचार को आघात पहुंचाएंगे, तो उस विचार को बनाए रखने के लिए मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। और एक सवाल महिमा जी ने इंदौर से पूछा था अभी कि स्वीकृति कैसे बढ़ाई जाए ऑनलाइन शिक्षा की, तो अपना तो पूरा चर्चा इसी पे केंद्रित थी कि ऑनलाइन शिक्षा, जब जो एम्प्लॉयर है वो इसकी महत्ता को स्वीकार करे, ऑनलाइन शिक्षा किस तरह से स्किल ओरिएंटेड हो सकती है, कैसे वहां इंटरेक्टिव हो सकती है, ये बहुत सारी चीजें तो उसके साथ जुड़ेंगी, और बाकायदा एक विधिवत कोर्स चलाया जाए। ऐसा नहीं कि जिसकी जो मर्जी आ गई उसने वेबसाइट पर डाल दिया, बच्चों को व्हाट्सएप पे अपने वीडियोस भेज दिए कि ये कोर्स हो गया। इससे ऑनलाइन शिक्षा को हम नुकसान ही पहुंचाएंगे। इस पद्धति से ऑनलाइन शिक्षा को हम विद्यार्थियों में लोकप्रिय नहीं कर पाएंगे, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको भी हमें इंप्रूव करना पड़ेगा। नहीं तो उसमें जो व्यवधान आता है वो आपकी जो कंटिन्यूटी है शिक्षा की, वो भंग करता है। आपने देखा होगा कई जो वेबिनार्स हो रही है, जूम की बार बार बात की गई यहाँ, उसमें कितना डिस्टर्बेंस हो रहा है। उस जूम में जब आप बात करते हैं, यदि वो म्यूट नहीं है तो किसी के घर पे कुछ हो रहा है, किसी का बर्तन गिर रहा है, किसी सारी आवाजें आ रही हैं। फिर ये भी एक तकनीक है कि आप किस तरह से आते हैं वहां। अब आज एक वेबिनार में देख रहा था, एक महाशय अपने पलंग पे सो रहे हैं और उसमें वहां देख रहे हैं, तो ये चीजें इरिटेट करती हैं आपको। तो मुझे लगता है कि टीचर को और लर्नर को, दोनों को आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि किस तरह से हम इसको लोकप्रिय बनाए, तो उसकी स्वीकृति तभी हो पाएगी और तभी इसकी रीच आगे बढ़ पाएगी। बहुत बढ़िया सर। एक सवाल और मैं आपसे ले लेता हूं सर। जी त्रिशु जी कुछ कह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं सर? जी संजीव सर की बात को ही बढ़ा रहा हूँ कि अनुशासन की बहुत अधिक अनिवार्यता है, जो एक डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन बाय द टीचर एंड द पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स, द डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल डिलीवरिंग ऑनलाइन कंटेंट। जी बिल्कुल सही बात। हाँ, मैं एक सवाल और लूंगा संजीव सर से, फिर उसके बाद में उषा जी का रुख करूंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और क्रांति धारा से आप हैं, तो उसका क्रांतिकारी जवाब भी आप देंगे, मुझे विश्वास है। संजीव जी से एक सवाल है जो सर मैं आप कोशिश कीजिएगा कि उसका छोटा सा जवाब जरूर दें आप। कि मेरा सवाल है कि बच्चों को प्रमोट करने की बात है, प्लीज इसके लिए आप क्या कहेंगे? जो बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है कि पहले साल वालों को दूसरे साल में भेज दीजिए, तीसरे साल वालों को दूसरे साल वालों को तीसरे में भेजिए, एग्जाम जो है तीसरे साल वालों। ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम जिस दौर में आ गए हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि इस चुनौती से कैसे निपटें, और इस चुनौती का एंड क्या होगा इसका भी नहीं पता है। आपको ये नहीं पता कि अगले 10 दिन में हमारे देश की स्थिति क्या होने वाली है। जिस तरह से ये पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ रही है, मैं जो देख रहा था, करीब 30 जिले ऐसे हैं हमारे यहाँ जो रेड जोन में है। तो अब जब आपको यही नहीं पता, विद्यार्थी लॉकडाउन के पहले गांवों में चले गए, अपने अपने घरों में चले गए, आप परीक्षा ले कैसे सकते हैं? मैंने आपसे कहा कि स्टेट यूनिवर्सिटीज की जो रीच है वो रिमोट एरियाज में भी है, आवागमन के साधन बंद हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स अभी बात हो रही थी कि पूरी तरह से नहीं निभाए जा रहे हैं। ऐसे दौर में आप बच्चों को कैसे लेकर के आएंगे? और मैं एक अखबार में खबर पढ़ रहा था कि सीबीएसई यदि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स के आधार पर एग्जाम करवाती है, 90 करोड़ का खर्चा राजस्थान में, सेंटर बनाने पड़ेंगे आपको। कहाँ से सेंटर लेकर के आएंगे, कहाँ से इन्विजिलेटर लेकर के आएंगे, और उसके लिए कितने रिसोर्सेज आपके पास होंगे? क्या हमारा देश
जब सरकार के पास रेवेन्यू की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तनख्वाहों की बात आई कि वेतन कट रहे हैं, नौकरियां जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इस सारे दौर में तो ये एक ऐसा स्टॉप गैप अरेंजमेंट है ताकि विद्यार्थियों का साल खराब नहीं हो। क्योंकि आपको पता नहीं है, हम 1 साल 2 साल 5 साल, WHO ने तो कह दिया कि पेंडेमिक खत्म ही नहीं होगा, ये आप किसी के साथ जीना होगा। तो पहले हम उन सारी चीजों को, सरकार ने 2 महीने तक कोशिश की कि आपको जीना सिखाएं, मास्क पहने, ग्लव्स पहने, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, है ना, और सारी चीजों को बहुत सतर्कता के साथ। लेकिन मित्रों, मैं सवेरे भी उस वेबिनार में ये कह रहा था कि आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपके घर की कुंडी में खतरा है, वायरस आ सकता है। गेट का बाहर का दरवाजा खोलते हैं, वहां वायरस आ सकता है। अपने शिक्षक की टेबल पे हाथ रख दिया आपने, वहां वायरस आ सकता है। कदम कदम पर ये बैठा हुआ है। तो ऐसे दौर में आप किस तरह से इन बच्चों के साल को बचाएं, ले लिए जाएं। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई गलत नहीं है, इसके अलावा कोई विकल्प है नहीं। यदि हमारे जितने लोग सुन रहे हैं उनके पास कोई विकल्प हो इसका, तो सुझाएं, तो हम संबंधित जो एजेंसीज हैं वहां तक पहुंचाएंगे इसको। जी मुझे लगता है कि एक सवाल ये जो मैं देख रहा हूँ उषा जी से सवाल ले लिया जाए। मैडम, हाँ मैडम उषा से कि मैं एक सवाल ले रहा हूँ। would it not create discrimination between the student of the urban and rural area? Exactly. Usha ji. Sir, I don't believe that this is, where we are supposed to talk about discriminations at this moment. Undoubtedly, the question is very relevant. But the thing is this, that wasn't this situation earlier also? It was there. What we need to do is, even the government is already, in a functional process. कहाँ कौन सी ऐसी जगह है जहां पर कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं कर रही है? आज के दौर में भी और पहले के दौर में भी कौन सा ऐसा स्तंभ रह गया है जहां गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया? अर्लियर द गवर्नमेंट वाज प्रोवाइडिंग लैपटॉप्स टू द स्टूडेंट्स। बहुत सारी जगहों पर जहां पर भी जिस तरह की भी सुविधा नहीं है, बहुत सारे एनजीओ सामने आए कि हम आपके कॉलेज में, आपके इंस्टीट्यूशन में, आपके बच्चों को ये सुविधा प्राप्त करवा सकते हैं। इवन द कॉमन पीपल स्टार्टेड वर्किंग अपॉन दैट, not necessarily the big NGOs and all. So why are we talking about discrimination between the rural and the urban students? There are a number of urban students as well who cannot get that online data in a proper way connected, which we are comparing with the rural students. Even मेरे घर पे at times I am in the city, but even at times it happens that I cannot utilize the data in a proper way. So the problem here is that how we are going to help them out, not only the rural ones, along with that the urban as well. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रूरल वाले फेस कर रहे हैं। और डिस्क्रिमिनेशन वाली सिचुएशन तो अभी तो it is way long to go and talk about discrimination thing. The thing is that what best we can provide each and every student and each and every person. क्योंकि जहां तक क्योंकि मैं खुद इस शिक्षण पद्धति से ही जुड़ी हुई हूँ, I have observed जहां लगा कि Zoom पे या ऐसी टेक्नोलॉजी पे we are not able to talk to the students in a proper way, we started delivering small handwritten notes and sending them through PDF files using that mail thing. And if it is not possible, we are coming up with the problems that to the authorities that this is the issue that has to be taken care, because all these students are not able to receive that. एंड्रॉइड की जहां तक बात है, बहुत सारे रूरल बैकग्राउंड में पीपल आर हैविंग दोज एंड्रॉइड्स। सिटी वाले बच्चों को पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया, कह रहे हैं कि नहीं आप इससे अब तक के पहले कोविड-19 के पहले के टाइम पर नो द स्टूडेंट इज गोइंग टू लुक फॉर एन नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच माइट क्रिएट ट्रबल। तो अभी इस चीज को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं आया है कि आप पढ़ाई को लेकर बोल रहे हैं कि नहीं ये डिस्क्रिमिनेशन इस बेस पर हो जाएगा। अगर जिसको नहीं पढ़ना है वो तो सारे फैसिलिटीज होने के बावजूद आपका एंड्रॉइड नहीं यूज करेगा, और जिसको पढ़ना है वो समहाउ एक गांव में एक चाचा जी हैं, उन्हीं के पास जाकर के अपना फोन चेक करके और अपनी पढ़ाई कर सकता है। एंड वी इंडियंस आर ऑफ दैट सॉर्ट। हम सारे हैं ही इस तरह के। मोदी जी ने जब एक बार ये कहा था, जी प्लीज बोलिए। प्रियंका कटारिया जी का सवाल है, और ये मुझे लगता है कि आप इसका जवाब बहुत अच्छे से देना चाहेंगी और देंगी। केवल स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चों और अन्य कोर्सेज करने वाले बच्चों की बात हो रही है, लेकिन लाखों करोड़ों बच्चे आज भी जो अनाथालय में पढ़ रहे हैं, फिर उनके पास शिक्षा को प्राप्त करने का साधन क्या हो सकता है? सड़क पर बैठकर रात की लेफ्ट लाइट में पढ़ते हैं, उनका क्या होने वाला है? क्या होने वाला है अनाथालय में पढ़ने वाले? Yeah, my dear friend Priyanka, this is not the situation which has occurred just now.
इट वॉज अर्लियर ऑल्सो देयर। ऐसा नहीं है कि ये आज अचानक से पॉपअप करके ये समस्या हमारे सामने आई है, ये बहुत पहले से भी चली आ रही है। तो हम उस पर, ऐसा नहीं है कि पीपल आर नॉट वर्किंग, देयर आर लॉट ऑफ एनजीओज, लॉट ऑफ, इवन मैं आई हैव गॉन टू दैट लेवल जहां पर कि बस्ती में जाकर के हमने देखा है बच्चों की स्थिति क्या है, एंड आई हैव एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दैट। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन में ये क्राइसिस नहीं आया है, ये पहले से चला आ रहा है, एंड पीपल आर वर्किंग, इवन गवर्नमेंट इज डेड टू सॉर्ट ऑल दीज इश्यूज। लेकिन धीरे धीरे हर चीज धीरे धीरे होती है। 70 साल वैसे हो गए हैं, वी नो दैट एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग, बट क्या सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन एक साथ हो सकता है? इवन नॉट इन अ फैमिली यू कैन सॉर्ट ईच एंड एवरी प्रॉब्लम in a fraction of second. You need time, you need understanding, and you need resources. And the way we were actually in a processing format, but now because the situation has come economically, thoda जो crisis वाला, not thoda, a hell lot of crisis has occurred economically, but it doesn't mean that we are not taking care of that, every person. And the biggest thing is that how we are connected. एक बात जो मुझे दिमाग में आ रही थी, I just wanted to share it. Are we Indians that weak that we can't fight with anything and we can't come up with a solution for any particular problem? मोदी जी के सिर्फ एक आह्वान से कि आपको दिया जलाना है, या मोदी जी के सिर्फ एक बात ये कह देने से कि आपको फला दिन घंटी बजा के सबको थैंक्स करना है, आप मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो उस चीज के लिए, उस काम के लिए खड़ा नहीं हुआ था? hearts were having that kind of sensation कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि yes, I'm from top to bottom, I'm feeling those vibrations. So I don't think so anything is there which is going to create any problem which is not sortable. हर problem का solution है. What we need to think about is the optimism. आशावादी होना ही solution की तरफ हमें लेकर जा सकता है. Problem तो आज भी है, कल भी थे और आगे भी रहेंगे. बिल्कुल ठीक बात है। समय का थोड़ा सा अभाव जरूर है। प्रोफेसर नीरज, एक सेकंड बस मुझे दीजिएगा। मैंने क्योंकि मुझे पता था ये बहुत डिबेटेबल टाइप्स होने वाला है और लोगों के वाकई में जो क्वेश्चंस है वो बहुत बढ़िया हैं, उसी पे मैंने कुछ लिखा हुआ, आपने मुझे कवियत्री के तौर पे इंट्रोड्यूस किया था। आई जस्ट वांट टू स्पीक दोस 4 लाइंस। अभी समय दूंगा। ओके मैं समय दूंगा अभी आपको समय देने वाला हूं। एक सवाल ले लेते हैं जो अश्विनी जी बार-बार पूछ रहे हैं। एक चीज, हां, अश्विनी जी वाली बात को ही मैं उठाना था। अश्विनी ने केवल सूचना दी है और वो पॉइंट रह गया, मैं उसको बीच में कहना चाहता था कि हमारा जो दूरदर्शन इसके चैनल्स हैं, ज्ञान दर्शन और ज्ञानवाणी करके, है ना, वो इग्नू की तरफ से भी संचालित किए जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में। और बल्कि यदि हम इतिहास की ओर जाएं तो दूरदर्शन की तो शुरुआत ही शिक्षा के लिए हुई थी। उसका जो शुरुआत का दौर है सितंबर 1959 में, जब यूनेस्को के सहयोग से दूरदर्शन की हमारे यहाँ शुरुआत की गई थी, तो जो प्रारंभिक प्रोग्राम से वो तो फिजिक्स, इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज और इन्हीं को लेकर शुरू किए गए थे। तो बेसिकली, और जब हम स्कूल में पढ़ते थे, मुझे याद है आकाशवाणी से कार्यक्रम आते थे विद्यालय प्रसारण, जब एक शिक्षक वहां होते थे स्टूडियो में और 2 बच्चे होते थे, और उसके माध्यम से हम बहुत सारे विषयों का टीचिंग किया जाता था। और अभी राजस्थान में, विशेषकर जयपुर की मुझे जानकारी है कि सरकार ने आकाशवाणी से अनुरोध किया है कि आप प्रतिदिन 1 घंटे का ये प्रसारण कीजिए। तो आकाशवाणी से भी ये प्रसारण किए जा रहे हैं। तो ऑनलाइन शिक्षा को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का, ताकि हम किसी न किसी तरह जो हमारा टारगेट ग्रुप है वहां तक पहुंचे। और इस सारे दौर में जब एक अवसाद में बच्चा आ गया है, उसे कैसे इससे बाहर निकालें, तो जिसे कहते हैं ना, एक आक्रामक व्यू रचना जो है उसकी ओर सरकार बढ़ रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा प्रयास है और इसके साथ भी हमको जुड़ना चाहिए, ये जो प्रयत्न किए जा रहे हैं। और इसमें एक सूचना और देना चाहूंगा, गुजरात में जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुली थी, वहां मेरी स्टूडेंट थी डॉक्टर स्मृति, उसने करीब 2 साल के अंदर 100 से ऊपर एपिसोड बनाए केवल स्पोर्ट्स को लेकर के। और उनका एक वो वंदे चैनल कौन सा है, वहां पर वो बाकायदा दिखाए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ऑनलाइन शिक्षा पद्धति को अपने इस पूरे चर्चा में अपन खारिज नहीं कर रहे हैं। सवाल यह है कि इतनी बड़ी तकनीक हमारे हाथ में आ गई है, इसका प्रयोग करने के लिए वो रचनात्मकता, वो कल्पनाशीलता और वैसे लोग इसके साथ जुड़े तो हम मिरेकल पैदा कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल प्लस ऑनलाइन शिक्षा इस देश का जो भावी स्वरूप है। और एक सवाल वो आ रहा था सामाजिक परिप्रेक्ष्य को लेकर के, तो देखिए वो तो हर चीज के साथ कहीं ना कहीं सब चीजें जुड़ी हुई हैं। तो इन्हीं सारी चुनौतियों के बीच में हमको एक रास्ता तलाशना होगा। जी, बहुत बिल्कुल सही बात है। एक अपने आप में जो एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, अगर चला दिया तो दानव का नाश करेगा, और अगर सही से नहीं चला तो खुद का भी नाश कर देगा, इसमें कोई दुराई नहीं है। मैं आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करते हुए सीधा जो है कवित्री हमारे बीच में है, उनसे निवेदन करता हूं कि वो कुछ पंक्तियां जरूर आज इस विषय पर, इसके महत्व पर कुछ पंक्तियां जरूर कहें, फिर उसके बाद में दिलीप जी का रुख करूंगा। उषा जी।
थैंक यू सर। एक्चुअली मैं उसी भाव को लेकर के, साधना जी ने आगे कुछ लिखा है, चश्मा नहीं पहना हुआ मैंने तो थोड़ा सा मुझे दिखाई दे रहा है, वो ये कह रही हैं कि नहीं ये स्थिति पॉसिबल नहीं है, बट मैं आपको यही बोल रही थी कि गवर्नमेंट एंड एनजीओज एंड इवन द कॉमन पीपल दे आर वर्किंग। आप अभी प्रेजेंट लाइव एग्जांपल देख लीजिए, ये वेबिनार भी एक ट्रस्ट ही कर रहा है। So I don't know from where you all are getting the funds and technically you supporting, and Ashwini Goyal ji, Professor Ashwini Goyal ने लिखा है यहाँ पर कि yes people are there, NGOs are really working, not only NGOs, common man, और हम सब कर रहे हैं। तो undoubtedly we have lot of hopes। उसी hope को ध्यान में रखते हुए, उसी optimism को ध्यान में रखते हुए जो मैंने पंक्तियां लिखी हैं वो मैं पढ़ना चाहूंगी। प्लीज। दोस्तों चाहे जितनी भी परेशानियां मुंह बाय हो खड़ी, दोस्तों चाहे जितनी भी परेशानियां मुंह बाय हो खड़ी, समाधान खोल करके खड़ी हैं, समाधान हर एक का होना है यकीनी, समाधान हर एक का होना है यकीनी। साथियों आलोचनाओं में जीना मजेदार और चटाकेदार सही, आलोचनाओं में जीना मजेदार और चटाकेदार सही। बहुत मजा आता है हमें आलोचनाएं करने में, नेगेटिविज्म और ये सब ढूंढने में, लेकिन किंतु सृजनात्मकता व रचनात्मकता के आनंद से बड़ा कोई आनंद नहीं, किंतु सृजनात्मकता व रचनात्मकता के आनंद से बड़ा कोई आनंद नहीं। उसी चीज को लेकर के नीरज सर और दिलीप सर, भानावत सर, त्रिशु सर, हम और आप सभी जो हमसे जुड़े हुए हैं, शायद ये ऑप्टिमिज्म की फीलिंग है, ये आशावादी होने का ही नतीजा है कि हम सारे इस वक्त साथ बैठे हुए हैं, और ये आशा हमेशा रहेगी कि किसी एक फीलिंग को लेकर के हर भारतीय ऐसे ही जुड़ जाता है और बस कुछ करने का संकल्प करके कर ही डालता है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया कि मातृभूमि के भावों को हर पल पल तुमको गढ़ना होगा, मातृभूमि के भावों को हर पल पल तुमको गढ़ना होगा। हे शिक्षक तुम्हें राष्ट्र हित में सचल सचल बढ़ना होगा, कि तुम आंखों की आशा हो, तुम शब्दों की अभिलाषा हो, तुम गागर में सागर हो, तुम भावों की पिपासा हो, तुम कलम क्रांति के दूत हो, तुम हिंद धरा के पूत हो, तुम मूक बधिर की भाषा हो, सद्भाव की परिभाषा हो। स्थूल शरीर में शब्दों के प्राणों को अब भरना होगा, मातृभूमि के भावों को अब तुमको भरना होगा। दिलीप जी क्या कहना? धन्यवाद ज्ञापित कर दीजिए। बस समय का चूंकि सीमा है और मैं नीरज जी की हमेशा की शिकायत को दूर कर देता हूँ, इस बार मैं कविता नहीं पढ़ता हूँ। तो दूसरी तैयार है मेरी, बता दे रहा हूँ आपसे। मैडम डॉक्टर उषा, आपने बेसिकली जो मैं जिस्ट के रूप में जो बातें निकाल पाऊंगा और जो मैं कर पाऊंगा, क्योंकि नीरज जी का प्रोग्राम शुरू होने से पहले जब मेरे से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि बस आप शुरू मत हो जाना, धन्यवाद ही ज्ञापित करना। तो मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि आपने समय निकाला और इस चर्चा में आपने भाग लिया और अपने वक्तव्य के माध्यम से जिस तरीके से गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य का आपने उदाहरण दिया वो काबिल तारीफ है। मुझे लगता है कि गुरु द्रोणाचार्य जैसा गुरु और एकलव्य जैसा आजकल शिष्य होना, ये चुनौती रहेगी ऑनलाइन शिक्षा के लिए। ये मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ। इस पर बहुत सारे हमारे लिए भानावत सर बैठे हुए हैं। दूसरा हमारे भानावत सर हमारे द्रोणाचार्य हैं। दूसरा हमारे मित्र बहुत कम लोग जानते हैं, हम लोग बड़े पुराने मित्र, हमने साथ में शोध कार्य किए हैं, लेकिन किसी एकलव्य से अंगूठा नहीं मांगा मैंने अभी तक। एकलव्य का अंगूठा मानने की तैयार। और सर लाइव एग्जांपल है दिलीप सर, लाइव एग्जांपल। दिलीप जी की एक सेंटेंस पे आपत्ति है मुझे। इन्होंने बीच में कहा था कि हमारे नीरज जी, तो पता नहीं कब छीन लिया इन्होंने हमको आपसे। समझे दिलीप जी, आपने कहा हमारे नीरज जी ने कहा। सर एक चीज बोलना चाहूंगी, मैडम ये ऑनलाइन बस एक सेकंड, ये ऑनलाइन जो हम बात कर रहे हैं ना द्रोणाचार्य की, तो मैंने वाकई में प्रोफेसर संजीव भानावत मेरे ऑनलाइन द्रोणाचार्य ही हैं। आई हैव नेवर अटेंडेड एनी क्लास ऑफ हिज, बट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हिम। मैं तो किताबें पढ़ी हैं, आपने तो कम से कम इनको सजीव देखा, मैं तो सिर्फ किताबें पढ़ी हैं। अरे अब मैं बातों को गुरुदेव आपकी बातों में थोड़ा सा जोड़ देता हूँ। जब मैं कहता हूँ हमारे नीरज जी, तो मैं मेरा नीरज जी नहीं कहता, हमारे नीरज जी कहता हूँ, तो इसलिए मैं उनको सबके साथ जोड़ देता हूँ। बहुत सुंदर। तो इसी बीच हमारे मित्र, जब मैं हमारे मित्र बोलता हूं तो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि डॉक्टर त्रिशु जो बड़े डायनेमिक प्रतिभा के व्यक्तित्व हैं, वो अपने आप में
बड़ा डाउन टू अर्थ रहते हैं, और हम लोगों ने साथ में पीएचडी की है, वो इलाहाबाद का दौरा और उस तरीके की चीजें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर त्रिशु के बारे में बड़ी आम बात है कि जितने नए यूनिवर्सिटीज और नए इंस्टीट्यूशन खुलते हैं उसको एस्टेब्लिश करने का, मीडिया डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश करने का ज्यादातर क्रेडिट जाता है इनको। इस उम्र में इन्होंने बड़े सारे मीडिया डिपार्टमेंट हो, चाहे रायपुर का एमआईटी यूनिवर्सिटी हो, और भी इन्होंने देखा, चंडीगढ़ को इन्होंने पूरा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया। उसके पहले मीडिया डिपार्टमेंट जरूर वहां था, लेकिन मैं गवाह हूं चंडीगढ़ का, तो मैं गवाह हूं चंडीगढ़ का। लेकिन दिलीप जी, इस उम्र से क्या मतलब है आपका? इस उम्र से क्या मतलब है? मैं भी यही बोलने वाली थी। त्रिशूल जी, इस उम्र का क्या मतलब भाई? मेरे ख्याल तो 30 के ऊपर नहीं है अभी है। थैंक यू दिलीप जी, थैंक यू सर, थैंक यू दिलीप जी, थैंक यू भानावत सर। गुरुदेव, मैं इस उम्र का मतलब मैं 30 का ही बोल रहा था, मैं गार्जियनशिप में अच्छा, आपको ठीक है। जी, थैंक यू सर, थैंक यू गुरुदेव। और जिस तरीके से त्रिशु सर ने एक सबसे बड़ी बात की, अनुशासन की, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है ऑनलाइन एजुकेशन के समय में। क्योंकि जिस तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन में इस तरह फेसबुक लाइव पर अगर हम कुछ सेशन ले रहे हैं, अगर किसी ने कोई ऐसा कमेंट कर दिया तो उसके रोकने की, चेक एंड बैलेंस की कोई हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो अनुशासन बहुत बड़ी चीज है। कहते हैं कि और इसमें ऑनलाइन एजुकेशन, मुझे लगता है कि आलस भी किसी न किसी रूप में लेकर के आएगा, और आलस्य मनुष्य का बड़ा शत्रु होता है। कहते हैं कि अलसस्य ही मनुष्याणाम सर्वोपरि महारिपु, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। तो ये आलसी बनाएगा कहीं ना कहीं से। द फन दे हैड, उषा मैम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती हैं, उनको पता है, 9th क्लास में एक चैप्टर मैंने पढ़ा था यूपी बोर्ड में, द फन दे हैड, कि एक समय ऐसा आएगा 2050 में कि वर्चुअल क्लासेज ही हो रही होंगी, और कभी किसी को एक फिजिकल रूप में कोई बुक मिल जाती है तो उसमें वो कल्पना करता है कि उस समय क्या फन था और आज क्या फन है। वो जब मर्जी उठ के पढ़ लेगा, जब मर्जी। तो जो शेड्यूलिंग है, जो लाइफ की डिसिप्लिन है, वो कहाँ जाएगी? ये देखने की बात है कि सुबह उठना है, स्कूल जाना है, स्कूल के लिए मम्मी तैयार करेगी, उसी बहाने गार्जियन भी उठेगा। एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि इसके लिए जो आपने गुरुदेव कहा आपके कि क्या कैनवास हम तैयार कर पा रहे हैं। हम खारिज नहीं कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन को, लेकिन क्या उसका संरचनात्मक उपयोग और संरचनात्मक रूप से उसको हम जोड़ पाएंगे, वो वैल्यू दे पाएंगे, वो प्लेटफॉर्म तैयार कर पाएंगे। इसके लिए त्रिशु सर का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ, भानावत सर ने भारतीय प्रतिभा की बात को मानी है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि भारतीय प्रतिभा का कोई जोड़ नहीं है, बस उसके ऊपर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मंगलयान का उदाहरण आप लोग दे सकते हैं। वो इतनी बड़े कॉस्ट को दुनिया उसके लिए प्रेडिक्ट कर रही थी, हमने उसके 1/10 कॉस्ट में मंगलयान को भेजा, चंद्रयान को भी हमने भेजा। उसी तरीके से स्वयं पोर्टल के बारे में आपने बात की, आपने जिस तकनीकी व्यवधान के बारे में बात की, वो सारी बातें हैं। मेरी एक छोटा सा बस इसमें जागरूकता यही थी कि आज जो मंत्रालय के बारे में भी आपने कहा कि केवल हम ऑर्डर जारी कर देते हैं, ठीक है, आपने साथ में उसका समाधान भी बताया कि हम इसके लिए तैयार नहीं थे, पूरा विश्व तैयार नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस बात पर विचार करने की बड़ा गहनता से जरूरत है कि जो देश तैयार थे इस पेंडेमिक को लेकर के, उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, हमसे ज्यादा वर्स्ट स्थिति है। तो हमारी सरकार ने, जब भी बात हम लोग करते हैं कि जो वर्तमान सरकार हमारी है, इसने या जो राज्यों की सरकारें हैं, जो केंद्र की सरकारें, इन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से लड़ाई लड़ी है। और उस समय में आपने बिल्कुल सही कहा कि हम भारतीय लोग इमोशन के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन इमोशन के साथ हमें, जब हम इमोशन के साथ जुड़ने की बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं सुबह टेलीविजन उठ करके देखता हूं और उस टेलीविजन में 16 मजदूरों की मौत देखता हूं, और उस समय हमारी चाय बहुत अच्छी, चाय का टेस्ट हमारा बहुत अच्छा होता है अगले दिन, तो हमारा वो इमोशन का जुड़ाव कहाँ जाता है, ये प्रश्न तो उठेगा ही। तो ये जानना जरूरी है। और सभी लोग, जो हम लोग जिम्मेदार लोग हैं, उन लोगों को क्या प्रैक्टिकली कुछ करने की जरूरत है, क्या क्या हम लोगों को करना चाहिए, क्या क्या जुड़ करके ऐसी चीजों के लिए। एक दिन में समस्याएं हल नहीं होती, ये जरूर है, लेकिन हम लोगों को भी कुछ ना कुछ इस तरीके के कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत है। तो उस समय आपने जिस तरीके से उसको, आपके सवाल में ही जवाब है सर, और बिल्कुल, ये सच है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैं आपका, बनाओ सर, हम लोग आपको धन्यवाद इसलिए नहीं करते कि गुरु का धन्यवाद कर देने से आगे से वो चीजें मिलती नहीं है, तो हम धन्यवाद नहीं करते, हम आशीर्वाद का आकांक्षी हैं, आपका आशीर्वाद बने रहे, इसलिए हम लोग इसमें लगभग, मैं अगर देख पा रहा हूं तो उन सभी दर्शकों का 300 क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, लगभग 300 क्वेश्चंस और लगभग 289 कमेंट्स आए हुए हैं। क्वेश्चंस और कमेंट मिलाकर के मुझे लगता है कि 500-600 कमेंट है। 455 के रजिस्ट्रेशन थे आज सुबह तक, 460 के
राकेश जैसे कह रहे थे। तो मुझे लगता है कि बड़े सारे मित्रों का क्वेश्चन अगर हम नहीं ले पाए तो हाथ जोड़ करके उनसे क्षमा याचना चाहते हैं, लेकिन जो भी प्रश्न आपके हैं वो एक्सपर्ट तक हम भेजने की कोशिश करेंगे। और जैसे लास्ट हम लोग वेबिनार कर रहे थे तो उसमें हमने कोशिश की थी कि हम जो भी आप लोगों के आलेख हैं, इसमें हमने आलेख आमंत्रित नहीं किया था, लेकिन गुरुदेव आपको जान के खुशी होगी कि लोगों ने बिना मांगे आलेख भेज दिए हैं। 10 आलेख उससे भी आ गए हैं, बस तकनीकी व्यवधान है। राकेश मैं समझ गया, मैं जल्दी समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। तो इन सभी बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस धन्यवाद ज्ञापित के लास्ट कड़ी में मैंने जैसे कहा था कि एक कुछ अनोखा होने वाला है, कुछ नया करने वाले हैं, पता नहीं लोगों को पसंद आया कि नहीं। मैं इस कड़ी में अपनी कविता को विराम देते हुए अपने परम मित्र और अपने भाई नीरज करण सिंह से आग्रह करता हूं कि इस प्रोग्राम की सकारात्मक जो अंत है एक तरह से, वो अपने जो आपके अंदर एक टैलेंट है, जो प्रतिभा है, वो 2 बंदिशें गा करके अगर आप करें तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। डॉक्टर नीरज करण सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी हो जाए चलना तो फिर भी है, कुछ भी हो जाए आगे बढ़ना तो फिर भी है। तो आइए एक गीत गाते हैं सबके सब मिलकर। नदियाँ चले चले रे धारा, नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। चलना होगा। और इस गीत के साथ मैं आप सभी को जोड़ रहा हूँ, आपको जोड़ रहा हूँ इस गीत के साथ। आवाज आप सभी को आ रही होगी। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है। आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तो चलते मेरा है, तू न चलेगा तो चलते मेरा है। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। चलना चले चले लास्ट अगली जो लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको सुन लीजिए। पार हुआ जो रहा जो सफर में, पार वही होगा जो सफर में रहेगा। जो भी रुका नाव तो क्या बह जाए किनारा, नाव तो क्या बह जाए किनारा। क्या बात कर रहे हैं हम, नाव तो क्या बह जाए किनारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। मेरा सर चलना होगा।
इसी शब्दों के साथ जानबूझ करके मैंने नीरज करण सिंह जी को धन्यवाद नहीं ज्ञापित किया था इस सफल मॉडरेटिंग के लिए और सफल संचालन के लिए। डॉक्टर नीरज करण सिंह जी को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। उम्मीद करते हैं हम किसी नए विषय के साथ, नए चुनौतियों के साथ फिर किसी भी विमर्श के लिए अगले हफ्ते या जब भी हमें समय मिलेगा हम आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय। मैं कार्यक्रम का समापन करता हूं। धन्यवाद।